संदीप इसरानी, इनके साथ मैंने अभी एक पॉडकास्ट कंप्लीट किया है। हु इज दिस जेंटलमैन? 12 साल का एक्सपीरियंस है इनको विद अ मार्केटिंग एजेंसी। उसके बाद में ही हैज बिकम अ पार्टनर इन अ डेवलपमेंट फर्म बेस्ड इन पुणे। बात हमारी हुई मल्टीपल एस्पेक्ट्स से, एक मार्केटिंग के बारे में, एक इन्फ्लुएंसिंग के बारे में, एक डेवलपमेंट के बारे में, एक पुणे मार्केट के बारे में। काफी इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन हुए एंड ही वॉज वेरी कैंडिड इन ब्रिंगिंग आउट द पॉइंट्स जो आपके और मेरे माइंड में क्वेश्चंस रहते हैं कॉन्स्टेंटली। इन सब क्वेश्चंस का आंसर अब हम देंगे इस पॉडकास्ट में। लेट्स स्टार्ट विद इट। Sir, my first question to you is, with 20 years of experience in sales and marketing, can you talk about how property buying habits और बायर की जो थिंकिंग है, जो साइकोलॉजी है पुणे में, वो कैसे इवॉल्व हुए हैं प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड यानी आज? व्हाट मेजर चेंजेस आपने ऑब्जर्व किए हैं, कैसे उसको आपने अडेप्ट किया है सेल्स और मार्केटिंग में, कंसिडरिंग स्पेशली रियल एस्टेट मार्केट में कुछ भी शिफ्ट होता है तो उसको सालों के साल लग जाते हैं अडेप्ट करने में। करेक्ट है। सो मैं इसको आंसर इस तरह करूँगा। मैं उस ज़माने से बात कर रहा हूँ रवि जी, जहाँ पे ब्रोशर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होता था। क्लाइंट आता था, सेल्स ऑफिस कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, डेवलपर अपनी बिल्डिंग बनाता रहता था, एक छोटा सा कंटेनर होता था जहाँ इंजीनियरिंग के लोग बैठते थे, वहीं पे एक दो लोग होते थे जो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन देते थे। उन्हें सेल्स वाला भी नहीं कहा जाता था उस टाइम पे, ये तो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और गवर्नमेंट के जो काले पीले वाले प्लान्स होते हैं, सैंक्शन प्लान, वो प्लान दिखाते थे, कस्टमर को पसंद आता था, ले लेता था। फ्रॉम देयर टिल नाउ सेल्स ऑफिसेज बहुत ज़्यादा फैंसी हो गए हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फैंसी हो गई है। सो बायर्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए हैं। पहले वो सिर्फ एक बिल्डिंग देखते थे, लैंड देखते थे कि मुझे अब यहाँ पे चाहिए, वो ले लेते थे। नाउ थैंक्स टू रेरा और बहुत सारी चीज़ों के वजह से बायर पहले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है। नाउ ही कैन नो अबाउट द डेवलपर, उसने कितने कांड पहले किए हैं, नहीं किए हैं, कितने प्रोजेक्ट्स अच्छे से डिलीवर किए हैं। एंड देन देर इज़ अ ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस बाय द चैनल पार्टनर्स, जो उनको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो ग्राउंड पे हो रहा है वो पास ऑन कर पा रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस दे हैव इवॉल्व्ड अ लॉट। प्री कोविड में एक अलग नीड थी बायर्स की, जो कोविड के बाद एक सबसे बड़ा चेंज हुआ है, वो स्पेस की नीड बहुत अलग हो गई। पहले एक होता था कि अगर हम घर में 3 लोग भी हैं तो एक 2 बेडरूम चल जाएगा। नाउ दे आर वेरी क्लियर दैट इफ आई हैव अ किड हु इज ग्रोइंग एंड once he crosses a certain amount of age, which is not 18 or 20 now, which is just 11 or 12 years, he will need a separate room. And then I also need another room for my recreation, for my work, for anything. So space has changed. The way information is consumed by the buyer has changed. पहले वो सिर्फ खुद, जब तक वो फिजिकली आता नहीं था तब तक वो खरीदता नहीं था। आज पूरा हम इसे कहते हैं रोपो मॉडल हो गया है रियल एस्टेट में। वो है रोपो इज रिसर्च ऑनलाइन, परचेज ऑफलाइन। तो Okay. इतना रिसर्च करके आ रहा है वो कि काफ़ी बार हम सोचते हैं हमारे सेल्स वालों को भी हमने शायद इतना नहीं बताया जितना बायर को ऑलरेडी मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पता होता है। सो इट हैज़ चेंज ड्रास्टिकली। कस्टमर इज बिकम स्मार्टर एंड developers cannot take the risk of not showing transparency. Okay. So how has this adapted though? ये जो आप बोल रहे हो कि पहले you were there in a period जहाँ बिल्डिंग बनती थी, ठीक है, तभी तो 7 माला 8 माला 10 माले की बिल्डिंग बनती थी ड्यूरिंग दैट पीरियड। अभी इतनी सारी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं वेयर दे आर मेकिंग दीज सेल्स सेंटर्स। Why do you think is there a need for having such sales centers? Number one, how ye adaptability has come over how long of a period of time and how did it start? Would you be able to put some light on that? So I'll tell you, real estate has, so marketing में concept होता था that you need 4 P's of marketing बोलते थे। Okay. Product, price, position, place. Product, price, position और place. ये Okay. 4 P's of marketing थे। अब इसमें ओवर लास्ट पोस्ट कोविड स्पेसिफिकली बोलूँगा, आई थिंक सो मार्केटिंग हैज़ टू इवॉल्व नाउ। देयर इज अ 5 P's ऑफ मार्केटिंग एंड 5th इज प्रूफ. proof. Without proof, a developer cannot sell. So when he is creating such a fancy office, he is trying to give a proof to the world
that boss, I can deliver. When he's creating an amazing sample flat, he is giving proof that this is how it will look. Okay. This is how the sizes would be. So customers now need more proof than before, and developers have to adapt to that. पहले अब क्या होता था, पहले developers कहाँ खर्चा करते थे कि कम्युनिकेशन में, एक ज़माना था जहाँ पे कम्युनिकेशन यानी अवेयरनेस पे, रीच, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ, बिकॉज तब चैनल पार्टनर्स नहीं थे, डिजिटल मार्केटिंग नहीं था, ये सब आ गए हैं. अब डेवलपर्स का वो जो पैसा है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है उस जगह की प्रूफ को और एग्जिस्ट करने के लिए. डेवलपर और अच्छे से चीज़ें बता पा रहा है. आज आप देखो कहीं भी किसी प्रॉपर्टी में सैम्पल फ्लैट तो होता ही है, इट्स अ नॉर्म, इट्स बाय गिवन के देना ही है, दिखाना ही है. बट उसके अलावा वो पाइप्स कैसे देगा, उसके अलावा वो टाइल्स कौन सी लगाएगा, उसका अलग से एक गैलरी सेक्शन होता है जहाँ पे वो अलग से दिखाया जाता है कि सर हम ऐसे सीमेंट यूज़ करते हैं, ऐसा स्टील यूज़ करते हैं, ये हमारा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है. सो जो डेवलपर्स अडेप्ट हुए हैं, दे आर विद द मार्केट, दे आर सेलिंग दैट मच. और जो नहीं हुए हैं, ना वो मार्केट में अपनी प्राइस कमांड कर पा रहे हैं, ना ही वो सेल्स वेलोसिटी कमांड कर पा रहे हैं. Okay. So I have seen that. I have seen some developers. Now इसका मेरा एक काउंटर पॉइंट भी है, लेकिन इसमें there are these developers who spend a lot of money on their sales center, on the show unit, on showing exactly what they're doing. But buyer जो आता है ना, वो normally end में बोलता है कि भाई तू मेरे को क्या देने वाला है, Correct बराबर, और क्या प्राइस में देने वाला है. करेक्ट है. कभी कभार आपको नहीं लगता है कि बायर्स ऐसे सोचते हैं कि ये इतना शोशा कर रहा है, ये प्रोडक्ट डिलीवर करेगा कि नहीं करेगा, कि इसने पूरा फोकस इसका सिर्फ ओनली ऑन द सेलिंग पार्ट है, डिलीवरी पार्ट पे कुछ ज़्यादा फोकस नहीं है. हाउ वुड यू टॉक टू दैट क्लाइंट? हाँ, सो इसमें देखिए क्या है, इसको रियल एस्टेट का 6th P कहते हैं, वो है पोजेशन. ओके. राइट. अब प्रूफ दे दिया, और अगर जो डेवलपर लॉन्ग टर्म सिर्फ फ्रंट एंड पे ही प्रूफ दे रहा है, हाँ. लेकिन बैक एंड पे पोजेशन नहीं दे पा रहा है, तो वो उसका सेल्स एक बार चलेगी, 2 बार चलेगी, बाद में फेल हो जाएगी ऑटोमेटिकली. और जो डेवलपर वैसे फोकस कर पा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा. मैं आपको इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. दुनिया में आप कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी प्रोडक्ट सोच लीजिए, आप कार सोचो, मोबाइल फोन सोचो, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप कंज्यूम करते हो, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जहाँ पे पैसा आप आज देते हो और पोजेशन या कंजम्पशन आप 4 साल बाद कर रहे हो? बहुत कम है. कोई भी इंडस्ट्री नहीं है. कार भी आप महंगी से महंगी कार भी खरीदोगे, किसी अच्छे डिजाइनर से डिजाइन करके भी दोगे, तो उसका भी वेट पीरियड 12 महीने है. रियल एस्टेट ही ऐसा है जहाँ पे 4 साल के बाद वो कंज्यूम कर रहा है, डिसीजन आज लिया है उसने. अब एक डेवलपर अपने क्लाइंट को वो 4 साल कैसे ट्रीट करता है, they will be their biggest brand ambassadors. How transparent he is, how frequently he is talking about their construction updates, how accessible he is in terms of talking to them about their needs and all of those things will actually slowly change the industry automatically. Point taken. You want, आप बोल रहे हो कि कोई ब्रांडेड आदमी जो भले उसने not only is he showing the proof, he is also communicating with he or she is also communicating with the customer over the period of the construction of the property, और उनको रेगुलर अपडेट्स दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई मैं आपके घर की तरफ प्रोग्रेस कर रहा हूं ताकि आपको आपका पोजेशन मिलेगा. ठीक है, तो इसमें मैं एक ऐड कर देता हूं प्रोग्रेस रिपोर्ट. हाँ. एक एक्स्ट्रा पी मैं ऐड कर देता हूं प्रोग्रेस रिपोर्ट का. Makes sense. हाँ. So you give that additional progress report towards the possession. Coming to the shosha part of the sales unit and the show unit, बहुत सारे डेवलपर्स होते हैं जो इसमें बिलीव नहीं करते हैं. करेक्ट है. उनका क्या, what do you think about that set of people who focus mostly on possession? मेरे पास बहुत डेवलपर्स आते हैं जब बोलते हैं हम लोग के पास शो यूनिट नहीं, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, हम लोग ने बहुत प्रोजेक्ट्स बनाए. तो वो डेवलपर्स के लिए क्या मैसेज होना चाहिए? देखिए, एक सिंपल मैसेज उसमें ये है कि कस्टमर को तो प्रूफ लगेगा, तो फिर अगर आप स्टार्ट में प्रूफ नहीं देना चाहते तो आप स्टार्ट में बेचो मत, फिर आप एंड में ही बेचो. यानी आपका जब पोजेशन रेडी है, बहुत सारे डेवलपर्स आज ऐसे हैं इंडिया में जो जब तक 70% आरसीसी कंप्लीट नहीं हो जाता उसके बाद शुरू करते हैं. दे आर कैश रिच. नाउ इन दिस मॉडल, इन द टाइम्स, आज के जमाने में इट्स वेरी डिफिकल्ट. Let's define cash rich first, because for the audience, हाँ. when you say cash rich,
हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे कि गद्दे के अंदर पैसा है, हाँ हाँ हम लोग ये बोल रहे हैं कि उनके बैंक में इनफ मनी है, Money दे है। आर डेट फ्री, debt free and they have the money to fund the construction. सेल्फ फंडेड और वॉट एवर फंडिंग दे हैव. Correct. So they have the money to fund the project. Okay. Okay. So if they are doing it, then वो developers अच्छा sell कर पाएंगे because they're still giving proof to the customer कि भाई देखो मेरा बिल्डिंग 70% रेडी है, फर्स्ट फ्लोर में जाके देखो सैम्पल फ्लैट फिटिंग विटिंग सब लगा हुआ है, अब आप डिसीजन लो. अब इशू क्या है आज के इंडस्ट्री में, लैंड कॉस्ट, गवर्नमेंट कॉस्ट, एक्विजिशन कॉस्ट, इतने सारे कॉस्ट के बाद डेवलपर, और एक डेवलपर एट अ टाइम 3 या 4 प्रोजेक्ट्स करना चाहता है अगर, तो उसके पास डेफिनेटली उतना फंडिंग होगा नहीं टू एक्चुअली फंड द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो, राइट. एंड दैट इज वाई दे स्पेंडिंग ऑन सेल्स टू टेल द वर्ल्ड दैट ये हो सकता है, दे आर टेकिंग द मनी एंड डूइंग द कंस्ट्रक्शन दैट वे. आप पुणे से हो? यस. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन पुणे नाउ? Born and brought up in Pune, West Pune. Okay. And you have seen Pune grow. How old are you, sir? I am 41 now. 41. And born and brought up, how have you seen Pune develop over the last 20-25 years? So, see, there are, I have to give a comparison to other markets in respective of Pune that way. You see, Gurgaon, Noida, they've exploded. Hyderabad, there was a time which it exploded in between 2008 to 2012, 13. It exploded. Then it again, because of the separation of the states, it went down for a certain time. Now Hyderabad is again exploding that way. Pune, the beauty with Pune has been is Pune has exploded in terms of the number of people migrating and accepting that city as their own. So because of IT, because of automobile growth and all of other things, because of the industrial growth that we have there. So Pune has grown, but the beauty with Pune has been कि पुणे कभी गुड़गांव के जैसे उसके रेट है. पुणे में मैंने नहीं सुना कभी 190 करोड़ का अपार्टमेंट था, वो ऊपर तक गए 190 करोड़ में बिका, फिर मार्केट कभी क्रैश हुआ. यहाँ अभी डेवलपर्स के पास बहुत सारी इन्वेंट्री पड़ी है लेकिन बिक नहीं रही है. ऐसा टचवुड पुणे ने आज तक देखा नहीं. लेकिन ऑन द अदर साइड पुणे हैज़ नेवर ऑल्सो सीन दैट अटेंडेड, या जिसको अटेंशन ज़्यादा नहीं लगता है ना, जो बहुत वैसी वाली ग्रोथ भी देखी नहीं है, जो बहुत एक्सप्लोडेड ग्रोथ जिसे हम कहते हैं. तो पुणे हैज सीन अ कंसिस्टेंट ग्रोथ. प्राइजेस डेफिनेटली बढ़े हैं. एक ज़माने में 50 लाख रुपए में एक अच्छा 3 BHK आ जाता था. 2006-7 की बात करूं तो आज 50-60 लाख में तो 1 BHK भी नहीं मिल रहा है अच्छी जगह पे. सो ऑब्वियसली विथ इन्फ्लेशन प्राइजेस बढ़े हैं, सब कुछ बढ़ा हुआ है, ग्रोथ देखा है. लेकिन पुणे हैज़ ऑलवेज बीन कंसिस्टेंट. मतलब यानी क्या बोलते हैं कि एक अपवर्ड्स ट्रेंड में ही देखा गया है. भले वो एकदम शार्प अपवर्ड्स नहीं है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लेकिन कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है. द अदर जोग्राफिकल रीजन फॉर पुणे इज पुणे कैन ग्रो ऑन ऑल साइड्स, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब साइड से वो पुणे हर जगह एक्सपांड कर सकता है. अगर मैं पुणे कैंप से देखूं तो वहाँ से फिर यरवड़ा, कल्याणी नगर, खरड़ी, वाघोली, यहाँ तक एक ग्रोथ आ गया है. और अगर वेस्ट साइड देखूं तो मैं आउन, बानेर, बालेवाड़ी, फिर वाकड़, हिंजवड़ी, ताथवड़े, पुनवले, किवले, सब साइड से ग्रो हो सकता है पुणे. तो दैट्स वाई कंजेशन तो है, ऑफ कोर्स ट्रैफिक इश्यूज तो हैं ही हैं, बट ग्रोथ सबसे वजह से प्राइजेस स्टेबलाइज हुए हैं हर बार. इतने महंगे एक्सप्लोड नहीं हुए हैं जितने बाकी सिटीज़ में हुए हैं. आपके हिसाब से ये सब जो एरिया आपने जो बोला है, आपके हिसाब से 5 एरियाज जो पुणे में अपकमिंग हॉटस्पॉट्स हैं जहां लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, 1, और जो दूसरे जो एंड यूजर है जिनको अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है, तो उनके लिए कैसा टाइप का लोकेशन और कैसे टाइप का घर होना चाहिए? से देखिए, पहला मैं जो एंड यूजर है उसके बारे में बताता हूँ. अभी एंड यूजर में भी ना बहुत अलग अलग कैटेगरीज हैं, पर्टिकुलरली पुणे मार्केट में देखे गए हैं. एक हैं जो जॉब के वजह से ही आए हैं कि आज हिंजवड़ी IT पार्क में किसी बड़ी कंपनी में जॉब लग गया, पता नहीं मैं यहाँ हूँ नहीं हूँ, लेकिन आज हूँ तो पैसा बच रहा है, तो मैं कर लेता हूँ, एक फ्लैट खरीद लेता हूँ और वो रहने लगते हैं. फिर कुछ समय बाद उनको कहीं और ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ आ जाते हैं, वो चले जाते हैं. तो ये ऐसे लोग हैं जो मतलब रेंटल इनकम पे जी रहे हैं. सो पुणे इज़ डेफिनेटली फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नॉट अ रेंटल मार्केट. योर यील्ड्स आर नॉट, इट्स अराउंड 3.5-4%. तो वैसा वाला स्टिल मोर देन मुंबई. हाँ, बॉम्बे से तो ऑफ कोर्स ज़्यादा ही है. हाँ. तो उससे ज़्यादा पुणे में आएगा नहीं फ्रॉम अ रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आपको रहना है, 5 हॉटस्पॉट्स अगर मैं बताऊं तो आपके लिए अलग अलग हो सकते हैं. पहले आइडेंटिफाई करो कि आप
आपका जो पूरा फैमिली ग्रोथ है वो कैसा है। हमारे पास भी एक क्लाइंट आया कभी बैठा के, सर मेरे को आपके प्रोजेक्ट में घर क्यों लेना है, वो मुझे पूछता है कि सर मैं आपके प्रोजेक्ट में घर क्यों लूँ। मैंने पहले तो मैं ही कहूँगा कि मत लो, पहले मुझे बताओ आपके बच्चे का स्कूलिंग कहाँ डिसाइड किया है, आपकी वाइफ वर्किंग है नॉन वर्किंग है, आप उसको काम करवाने वाले हो नहीं करवाने वाले हो। Based on that, you identify the location first. Because I have seen one of the biggest challenges that we have seen, particularly because बहुत सारे लोग, if you look at your mutual fund investors या जो influencers, sorry, mutual fund influencers, stock market influencers, अब ये क्या कहते हैं, घर लेना तो लाइबिलिटी है, मत लो, म्यूचुअल फंड में पैसा डालो। मतलब बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छी बात है। उनको पूछा था ना आईफोन फिर क्यों खरीदते, एग्जाम्पल वो तो बोलते हैं आईफोन भी मत खरीदो, बट कोई भी कंज्यूमर गाड़ी खरीदते फिर भाड़े पे क्यों नहीं लेते, जिंदगी भर ओला उबर में क्यों नहीं चलते। सो बेसिक नेसेसिटी, when you are consuming something, that I am consuming a travel distance, technically the law says that I should own one. Okay. अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो एक गाड़ी तो मेरे पास हो, फिर ओला उबर में यूज करूँ, भले वो सस्ता पड़े महंगा पड़े। उसी तरह एक घर आप कंज्यूम कर रहे हो तो एक तो होना चाहिए आपका जहाँ पे रहना है। बिकॉज वॉट वी हैव सीन इज पर्टिकुलरली जो बच्चे को राइट चाइल्ड डेवलपमेंट जो लगता है, जो फ्रेंड्स उसके बनने चाहिए। आज आपको भी पता है आप बॉम्बे में किधर बड़े हुए, वो खुद का घर था, ये दोस्त थे, ये दोस्तों के साथ बड़े हुए, आज तक उनके साथ कनेक्टेड है। सो वी इवॉल्व्ड, वी डेवलप्ड नाइसली। आज क्या हो रहा है, वो भाड़े में यहाँ 2 साल रह रहा है, उधर 3 साल रह रहा है, उधर 4 साल रह रहा है, बच्चे का स्कूल चेंज हो रहा है, बच्चे के पास एक कनेक्टेड फ्रेंड नहीं। दूसरा, आजकल जनरली 2 बच्चे 3 बच्चों का फैशन रहा नहीं, सब एक ही बच्चा कर रहे हैं, तो बच्चे की लोनलीनेस अलग ही लेवल पे आ गई है। सो फर्स्ट थिंग, लोकेशंस तो मैं बताता हूँ, बट इफ़ यू आर अ होम बायर, प्लीज़ सिट विथ योर वाइफ एंड डिसाइड व्हाट वुड बी योर चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग लाइक। इट्स नॉट अबाउट दैट वो बहुत हाई फैशन या लग्जरी में ग्रो, मैं नहीं, वो कहाँ आप कैसी परवरिश देना चाहते हो उसको, वो आइडेंटिफाई करो। उसके बाद फिर आप रहने का डिसाइड कर सको। Now, exactly coming to your answer, West Pune में 2 hotspots, Hinjawadi is growing, will continue to grow for a long period of time. So if you are buying there, fantastic. The metro is coming up, पूरा metro connectivity next 2 years. आज रास्तों की हालत बहुत ख़राब है, हम खुद accept करते हैं, लेकिन Hinjawadi is the place because metro, your connectivity, lifestyle, जो accessibility है वो बहुत अच्छी है। Second is anywhere on the Bombay Pune जो एक्सप्रेस वे है, यानी जो टेक्निकली हिंजवड़ी फाटा से लेके जहाँ तक एक्सप्रेस हाईवे शुरू होता है, उसके लेफ्ट राइट साइड में, यानी कौन सी एरियाज आ गई, आपका वाकड़ आ गया, आपका ताथवड़े आ गया, पुनवले आ गया। It will grow, it will have all the features that you want, you will have a good lifestyle, access to movie theaters, to good malls, to good hospitals, everything will be there. This is on the west side of Pune. On east side of Pune, again, anywhere in Kharadi, which has become very, very expensive. So Kharadi NX, and ये सारी चीज़ें will continue to grow and give you a good life in terms of whatever you need. You will have access to good things. बस रहने को हमको सिर्फ घर नहीं लगता है ना. You need an ecosystem. You have good cultural events. आसपास में ऐसे बहुत सारे facilities हैं, sports facilities हैं, recreation facilities हैं. So you'll have a good life there. So that's from a रहने वाले point of view से. अभी इन्वेस्टर के हिसाब से बताया जाए, अगर आपको पैसा बनाना है पुणे में, तो पहले एक मिनट, before you get into that, I want to talk about 2 things. इन्वेस्टमेंट, आपने पहले रेंटल पार्ट बोला कि वो मत ही करो. तो ये अभी हम जो बात करने वाले हैं वो कैपिटल एप्रिसिएशन के बारे में की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो इसको हम कैसे समझेंगे? पहले तो पुणे, आप ये समझो कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ना एलोपैथी मेंटालिटी से आते हैं कि मेरे को बुखार है, पैरासीटामोल खाया, बॉडी से पसीना निकला, चला गया, तो मेरे को आज पैसा डाला, 2 साल में पैसा बन जाए, मैं बाहर एग्जिट मारूं, मैं इन्वेस्टर हूं. पुणे इज़ अ होम्योपैथी मार्केट. पुणे में धीरे धीरे आपको असर करेगा, लेकिन ऐसा होता है ना कि एलोपैथी के साइड इफेक्ट होते हैं, होम्योपैथी के नहीं होंगे. वैसे ही आपको इन्वेस्टमेंट के कोई भी बैड साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे पुणे में. आपको ग्रोथ स्लो मिलेगी, लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन अच्छा मिलेगा, लेकिन अपसाइड कम होगा, लेकिन डाउन साइड कभी नहीं मिलेगा पुणे में. तो उस हिसाब से if example today I have 5 crore rupees of money that I have, then how will I divide that? First,
is East Pune. I will give 2 crores of my money to East Pune. The rental yields are better. The secondary market is very strong there. So आज मैं अगर कुछ भी खरड़ी में लेता हूँ तो मेरा रेंट पे फास्ट चला जाता है, मुझे उसे रीसेल करना है तो वो बहुत फास्ट चला जाता है. सो दैट्स लाइक माई गवर्नमेंट बॉन्ड्स के जैसा मैंने पैसा लगा दिया तो वैसे मैंने उसको वहाँ सेव कर दिया. सेकेंड, थोड़ा सा रिस्कियर फंड्स में मैं जाऊँगा तो आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे जैसे किवले या किवले के आसपास आ जाता है जहाँ पे प्लॉटिंग स्कीम्स बहुत चल रहे हैं, या हिंजवड़ी फेज़ 1 फेज़ 2 के आगे फेज़ 3 के आगे आप जाएंगे जो मुल्शी का बेल्ट है वहाँ पे प्लॉटेड डेवलपमेंट में पैसा अच्छा खासा बढ़ेगा. कोई अच्छा ब्रांडेड डेवलपर पकड़िए जिसका नाम हो, थोड़ा सा ये सेफ हो, वहाँ पे पैसा लगा लीजिए. तो करीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपया मैं वहाँ लगाऊंगा. और दूसरा 1 से 1.5 करोड़ रुपया मैं कहीं भी पूना के गलियों में किधर भी आपको कोई भी पुराना दुकान मिले, भले 100 फुट का भी हो, एक 100 फुट सेकेंडरी मार्केट से ले लो 1.5 करोड़ का. उसका रेंटल यील्ड अच्छा होगा, वो अप्रिशिएट भी करेगा और वो बार बार बिकता रहेगा. So this is how I would spend my 5 crores in the Pune market. Okay. From a residential aspect, आप इन्वेस्ट करने को कहाँ बोलोगे? स्टैंड एंड ओल्ड बिल्डिंग, टाउनशिप, what would be your preference in Pune market? So if I want to take an early exit, say example, तो I have to see जहाँ पे secondary market strong कहाँ पे है. Pune has लाइक वन साइज फिट्स ऑल पूना है नहीं वैसा. सो अगर आपको प्रोजेक्ट स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, यूजुअली एक अच्छे टाउनशिप या एक अच्छा प्रोजेक्ट जिसमें बहुत सारे एमिनिटीज़ होते हैं वो फास्ट बिक जाता है और वो रेंटल डेड पीरियड नहीं रहता उसका कि एक बार कस्टमर ने लिया फिर वो छोड़ के चला गया तो 6 महीने तक मुझे कस्टमर नहीं मिला, ऐसा होता नहीं है. सो दैट्स अ स्मार्ट मूव इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन एनी टाइम एग्जिट के आपके लिक्विडिटी चाहिए तो ऐसी जगहों पे लगाओ. Which is like a gated community आप बोल रहे हैं. गेटेड कम्युनिटी जहाँ समझो कि जब मैं पूना मार्केट में था तो उधर यूजुअली 4, 5, 6, 10, 11 एकड़ की ऐसे मेरे को लाइक लैंड थे जहाँ 4, 5 बिल्डिंग्स बन रहे थे with a lot of amenities. That's what you're pointing at? एनीथिंग अबव 4 acres. Anything above 4 acres में is a- आप इन्वेस्ट करो. What state should you invest in? as early as possible. मतलब जितना अच्छे से, एंड दैट इज वाई यू नीड अ गुड चैनल पार्टनर फॉर दैट हु अंडरस्टैंड्स दैट. सो अगर आप मुझे बोलो कि मैं आज एक इन्वेस्टर हूँ, मैं आइडियली एक लॉयल चैनल पार्टनर पकड़ूंगा अपने साथ. मैं उसमें बहुत टाइम लगाऊंगा. आई विल मीट 10 पीपल, मेक देम इंटरव्यू देम, आस्क देम 10 क्वेश्चंस. उसके बाद मैं किसी एक का हाथ पकड़ूंगा एंड देन आई विल बी विथ हिम फॉर 3-4 years, 5-6 years कंटिन्यूसली. बिकॉज रोज की इनसाइट्स डेवलपर के ऑफिस तक वही घुस पाता है अंदर तक जहाँ पे जो मैनेजर्स जो ओनर्स बैठते हैं वो वही घुस पा रहा है. एंड दे विल बी एबल टू गिव यू अ राइट इन्फॉर्मेशन कि व्हेन इज द राइट टाइम. यू टेक 1 year टू इवेल्युएट अ चैनल पार्टनर, नो प्रॉब्लम. जब तक आपको अंदर से फेथ नहीं आता ना, उसको छोटा मोटा डील देके टेस्ट करोगे ईमानदार आदमी है कि नहीं. वो उसके बाद आप अभी इशू क्या हो रहा है, कस्टमर्स किसको टेस्ट कर रहे हैं, डेवलपर अच्छा है कि नहीं. अरे डेवलपर तो मार्केटिंग करके दिखा देगा कि मैं अच्छा हूँ और ही क्रिएट थिंग्स अराउंड, बट उसका इनसाइड जो हालत है वो एक चैनल पार्टनर को अच्छा समझता है. एंड दैट इज हाउ इवन आई टेल माई क्लाइंट्स, सर मेरे आने के पहले ना मेरा रिव्यू आप बाकी चैनल पार्टनर से ले लो, क्योंकि बिकॉज मतलब आपको कोई उनको सब पता रहता है. हाँ, उनको सब पता रहता है, सच झूठ ये है वो सब बता देंगे आपको. तो आई एम सॉरी, वो क्या क्वेश्चन, Coming back to gated communities, so you would define investment. हाँ, इन्वेस्टमेंट इन गेटेड कम्युनिटीज एज अर्ली एज पॉसिबल. हाँ, जिसमें हम जो 4 एकड़ के ऊपर है. 4 एकड़ के ऊपर है तो आपका क्या होगा, आपका रीसेल फास्ट हो जाएगा, आपका रेंट पे हमेशा रहेगा. लेकिन उसमें उसका डाउन साइड क्या है, गेटेड कम्युनिटी एनीवेयर हैज़ अ हाई मेंटेनेंस कॉस्ट. सो टेक्निकली क्या होता है, जब और रेंटल मार्केट्स आर फ्रोजन, कि जो उसका एक अपर सीलिंग है कि 2 BHK 30,000, 3 BHK 40,000, 4 BHK 60,000. एग्जाम्पल दे रहा हूँ, डिपेंडिंग ऑन अलग अलग मार्केट का. अगर 30,000 का 2 BHK फिक्स्ड है जिसमें आपका मेंटेनेंस ही 5 से 6,000 है, तो आपके हाथ में 24,000 आया. तो आपको ऑब्वियसली टेक होम थोड़ा कम होता है ऐसे, लेकिन आपको डेड पीरियड नहीं आएगा, रेंटल हमेशा चलता रहेगा, रीसेल फास्ट हो जाएगा. वैसे उसी तरह आप एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग में देखते हो, वहाँ पे 2-2.5 हज़ार रुपया भी आपका मेंटेनेंस रहेगा. 30,000 के रेंट में आपको 28,000 हाथ में आएगा. लेकिन फिर वो ऐसा होगा कि साल में कभी 3 साल कोई कस्टमर रहा आपका और फिर उसके बाद वो 6 महीने खाली पड़ा है, वो बिल्डिंग मेंटेन नहीं हो रही है. तो वो दोनों साइड प्लस माइनस दोनों के हैं. And township. What is your take on township from a
investor's point of view? So there are two types of investors. एक रिटेल इन्वेस्टर है, एक है चंक इन्वेस्टर्स है. अगर आप वो एक सिंगल यूनिट वाले इन्वेस्टर हो टाउनशिप में लेने के लिए, कि आज मैं एक छोटा सा एक फ्लैट लेके आता हूँ, I would not suggest townships that way because they haven't really done well from an investor's point of view. Okay. If from a self-use point of view, they are fantastic. Schools are close by, accessibility is close by, बाकी सब कुछ अच्छा है. But issue कहाँ पे है? From an investor point of view, at some places it has done really well and बाकी जगहों पे उन्होंने अच्छा नहीं किया है. What would the reason be that they have not done well? So what happens in this, it's a very interesting thing to understand. आज मैं टाउनशिप चालू करता हूँ एज अ डेवलपर. मुझे 12-15 साल कहीं नहीं गए बेचने के लिए, ठीक है. अच्छा, टाउनशिप में मैं यूनिट्स पे यूनिट्स ला रहा हूँ, टावर्स पे टावर्स ला रहा हूँ. अब इशू क्या है, मैंने 1 करोड़ रुपए में ख़रीदा था. जब मैंने ऐसा समझिए कि आज 2025 चल रहा है, मैंने टाउनशिप लॉन्च की, आप आए मेरे पास, आपने एक यूनिट ख़रीदा मेरे पास से. उस टाइम पे मैंने 1200 यूनिट लॉन्च किए, ठीक है. तो आपने सब ने 1200 बिक गए, मेरे बिकते तो फास्ट हैं पुणे में. अब 10 साल बाद का सीन देखते हैं. 10 साल बाद मैं और ही लॉन्च ही करे जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो टाउनशिप है, मेरे पास तो 10-12 हज़ार यूनिट्स है. मैं हर साल एक लॉन्च कर रहा हूँ. अब उस समय कैश फ्लो की नीड आपको ज़्यादा है कि मुझको ज़्यादा है? डेवलपर को ज़्यादा है. डेवलपर डिस्काउंट पे दे देता है माल और आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिलता है. बट दैट इज नॉट द केस ऑल द टाइम ना. आज की डेट में अगर आप देखने जाओगे, 10 साल पहले 2025 में लॉन्च हुआ, 2035 में वो एवरी ईयर इज लॉन्चिंग 1000, ठीक है. दैट मीन्स फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स उसके पास 12,000 यूनिट है बेचने के लिए. करेक्ट. अगर 2025 में उसने समझो 10,000 रुपए में बेचा, ठीक है, तो 2026 में वो कम से कम 12,000, 10,500, चलो 12,000 भी नहीं, 20% ही पकड़ो ना. नहीं, 12,000 भी नहीं लेना, वर्स्ट कम सिनेरियो लेते हैं. वो 10,500 में बेच रहे हैं, ठीक है. वो लॉन्च करेगा 10,500 में, बाद में फिर ईयर फॉरवर्ड ही विल डू इट 11,000. सो इन अ स्पैन ऑफ से 2 years द पर्सन हु इन्वॉल्व पहले प्रोजेक्ट में उसको कम से कम 10,000 10% इंक्रीमेंट तो मिल रहा है. करेक्ट है. वो रोड भी बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है. दिस इज ऑल अज्यूमिंग दैट एक डेवलपर रेप्यूटेड है. करेक्ट. तो वुडंट दैट मेक मोर सेंस फ्रॉम द aspect of the single unit investor? So my only question, as a single unit investor, if you are funding 100% of your own money, then it makes sense because उससे भी FD से ज़्यादा रिटर्न तो नहीं कमाया आपने. बराबर. ठीक है. इफ़ यू आर अ सिंगल और खुद का फंड करे, और अगर आप बैंक फंडिंग से चल रहे हो, so till the time 10 साल बाद you would have almost paid a lot of money in terms of EMI, so that again it doesn't make sense that way. Okay. So ठीक है. So from that financial aspect it doesn't make sense, but from an end user convenience की वजह से बेस्ट है टाउनशिप्स में रहना. मतलब द फ्यूचर से एग्जांपल, यू travel to Dubai a lot, I also travel to Dubai a lot. Look at the communities that Dubai has. You look at Sobha, you look at MR, you look at those guys. The future of living would be in communities, your gated communities. The kind of amenities that you would want, the kind of infrastructure that you would need, considering, see, government का speed और एक डेवलपर का स्पीड में बहुत फर्क हो सकता है, बिकॉज वो पैसे लेके इमीडिएट बना के दे देगा, उसको बेचना है. सो इट विल बिकम अ लॉट ऑफ मेक अ लॉट ऑफ सेंस. पूना एंड दुबई. हाँ, नहीं, मैं कम्युनिटीज को कंपेयर कर रहा हूँ कि वी विल नीड कम्युनिटीज लाइक दैट. देयर इज अ डिमांड ऑफ कम्युनिटीज लाइक दैट. I'm a very positive individual when it comes to township. I think the future of real estate in this country is townships. That's what even I am saying. I am agreeing to it. कि I am saying you आगे जाके रहना ही टाउनशिप्स में पड़ेगा. उतनी अच्छी चीजें टाउनशिप में ही मिलेंगी, बाहर नहीं मिलेंगी. मैं खुद वो कह रहा हूँ. मुंबई का मैं आपको बहुत क्लियर एग्जांपल दे सकता हूँ कि आज की डेट में हम लोग में टाउनशिप मिलता है नहीं. ठीक है, हम लोग को टाउनशिप है 4 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़. जहाँ आप बोल रहे हो स्टार्ट होता है गेटेड कम्युनिटी, हम लोग का वो टाउनशिप ही समझ लीजिए. वी ऑल्सो कॉल इट अ गेटेड कम्युनिटी, बट हम लोग का स्टैंड अलोन होता है. उसमें अमेनिटीज पोडियम पे बनाते हैं, बेसमेंट में बनाते हैं, किधर भी जगह मिलता है वी पुट अमेनिटीज. I have seen more appreciation and more demand in those gated communities than you get in standalone buildings. So now comparing the same thing when it comes to Pune market, comparing it to a gated community to a township,
I personally would want to live in a township, like you said, end user, much better because सब accessibility होता है. पुनावले में मैंने एक township देखा था जो मेरे को बहुत पसंद आया था. फरांदे का देखा था आपने पुणे विले? नहीं, वो मैं नाम नहीं बताऊंगा. अच्छा ठीक है. मैंने टाउनशिप देखा था, मेरे को अच्छा लगा था, पूरा टूर वूर किया था. हाँ. पर उसमें दे हैड देयर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स. नाउ 20-25 साल का प्रोजेक्ट है वो. आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years, 15 years, 20 years, द ओरिजिनल बायर विल सी एन अप्रिसिएशन. आई डोंट नो हाउ मच अप्रिसिएशन दिखेगा वो, लेकिन जैसे जैसे बिल्डर बनाते रहेगा वैसे वैसे उसको अप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो 5% इन्फ्लेशन वर्स कम वर्स तो पकड़ते ही है लोग. पकड़ना ही पड़ेगा. तो उतना तो आपको एनुअल अप्रिसिएशन मिलता ही है. एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ता है, हाउ द टाउनशिप इज टर्निंग आउट टू बी ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स, एंड द सेकंड थिंग इज हाउ दैट बिल्डिंग इज स्पेसिफिकली मेंटेन्ड ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू इयर्स. एग्जैक्टली. दोस टू थिंग्स बहुत मायने रखता है. वैसे ये एक अच्छे स्टॉक की तरह आपको कब एग्जिट लेना है, हाउ इज द कंपनी परफॉर्मिंग. सिमिलरली टाउनशिप्स का यही है. आपको पता है कॉन्सेप्ट पूना में ये है कि टाउनशिप में आपको रेजिडेंशियल जो जिस बिल्डिंग में आप रहते हो वो बिल्डिंग का मेंटेनेंस अलग है, टाउनशिप का मेंटेनेंस अलग है. यस, आई एग्री विद दैट. यस, इन फैक्ट अब होता क्या है, अच्छा टाउनशिप का एमिनिटी, सॉरी जो टाउनशिप का मेंटेनेंस का पैसा कौन मैनेज कर रहा है? जो भी वो पूरा यूजुअली इट इज द डेवलपर. करेक्ट. बट वंस द डेवलपर एग्जिट्स देन हाँ, तो अब वही पॉइंट है कि उसको मेंटेन कैसे करना है. सो यू हैव टू, सो द पॉइंट दैट यू मेंशन्ड इज कि एक समय देखते रहो. सी इट्स लाइक जो नई दुल्हन 4 दिन वाली अच्छी वैसा वाला थोड़ा सा टाउनशिप के साथ है, अगर मेंटेन ठीक से नहीं हुआ तो ठीक है. सो एंड दैट्स द मतलब वही एक रिस्क है जो दुबई और पूना के डिफरेंस है. वहाँ मेंटेनेंस चलता रहेगा, यहाँ का रिस्क है. इसलिए टाउनशिप में रहना अच्छा है, एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, लेकिन अगर आपकी टाउनशिप नहीं मेंटेन हो रही है, फटाफट बेच के निकलना इज अ स्मार्ट ऑप्शन. कॉन्ट्रास्टिंग व्यू. बल्क बायर जो बल्क इन्वेस्टर होता है, आपने बोला कि फॉर देम, बोला नहीं आपने, इम्प्लाई किया है कि फॉर अ बल्क बायर टाउनशिप इन्वेस्टमेंट वुड मेक मोर सेंस. करेक्ट और नॉट करेक्ट? सो एट व्हाट स्टेज? सो पॉइंट ये है कि अगर एग्जाम्पल एक एरिया का रेट 10,000 रुपये चल रहा है, एक टाउनशिप में एक 10,000 का रेट चल रहा है, और वो अंडर कटिंग में अपफ्रंट जो डेवलपर को कैश फ्लो मैनेज करने के लिए मिनिमम डेल्टा 40% का चाहिए. सर यू हैव टू डंप दिस डाउन फॉर माय ऑडियंस. अंडर कटिंग एंड मिनिमम डेल्टा, ये दो चीज आपको क्लियरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा. अंडर कटिंग ये है कि डेवलपर्स कुछ इन्वेंट्री, बिकॉज उनको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है, इनिशियल फंडिंग. हाँ, इनिशियल फंडिंग की जब रिक्वायरमेंट होती है तो वो कुछ यूनिट्स इन्वेस्टर्स को देते हैं एक डिस्काउंट पे, एक चीपर प्राइस पे, और वो डिस्काउंट 10%, 20%, 30%, 40% कुछ भी हो सकता है. तो अगर टाउनशिप में आपको 40% डिस्काउंट मिल रहा है फ्रॉम हिज लॉन्च प्राइस, then it makes a lot of sense for an investor to get into bulk buying, because उतना डेल्टा यानी उतना मार्जिन क्यों चाहिए? क्योंकि 10-20% इधर उधर हो गया डिलेज में, आपको पोजेशन मिलने में, तो जो आपको कोई और एसेट क्लास से वो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न आ सकता था वो कन्फर्म हो जाए. लेकिन अगर 20-25% ही डिस्काउंट मिल रहा है, यानी आपका डेल्टा 25 का ही है, देन इट विल नॉट मेक सेंस. ये हुआ डेवलपर का अंडर कटिंग. अभी जो बल्क बायर होता है उसके बारे में बात करते हैं. वो डेवलपर को 40% डिस्काउंट देने के लिए वो बल्क बायर को कितना कमिटमेंट देना चाहिए अपने साइड से, सो दैट इट इज वर्थ इट फॉर द डेवलपर टू गिव दैट मच डिस्काउंट? See, usually you're talking in terms of the money that he'll pay, the square foot, the money, whatever is the minimum commitment के इतना होना चाहिए. तो डेवलपर को एक इंसेंटिव मिलता है कि भाई हाँ चल ठीक है, मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ. सो डेवलपर सी मिनिमम, अगर मैं पुणे का टिपिकल कोई भी पूरे प्रोजेक्ट साइज का 5 to 8% वो लॉजिक लगाता है. ओके. यानी अगर मेरा अगर लाख स्क्वायर फीट बना रहे हैं, हाँ 1 लाख स्क्वायर फीट बना रहे हैं, तो मैं 5 या 8 हज़ार स्क्वायर फीट ही दूंगा, उतने में उसका कैश फ्लो इनिशियल फंडिंग का मैच हो जाता है. उससे बियॉन्ड उसको नहीं लगता है. तो ये 5 से 8 हज़ार वो एक से लेना चाहेगा कि 2-3 से लेना चाहेगा? जनरली वो तो एक से ही लेना चाहेगा. ठीक है. लेकिन अगर वो एक बल्क बायर बहुत ज़्यादा नेगोशिएट कर रहा है तो फिर वो मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू जाएगा. एज एन इन्वेस्टर मैं अगर गया, लाख स्क्वायर फीट का मेरे को डेवलपर ने बोला कि आपको 8,000 स्क्वायर फीट का मिनिमम कमिटमेंट लेना है, तो आई विल गेट 6,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का रेट. यानी कि मेरे को उनको कितना डाउन पेमेंट देना है सो दैट दिस इज फीजिबल फॉर हिम? See, usually investor deals are 100% upfront और max 90% upfront. मतलब डेवलपर
तभी उसको कैश की ज़रूरत है, यानी उसको पैसे की ज़रूरत है, ही इज़ रिक्वायरिंग फंडिंग, दैट्स वाई ही इज़ आस्किंग फॉर दैट, राइट? सो इसलिए दैट्स अबाउट 90-95% और 100% इन मेनी केसेस. Now, on this, again example, 4.8 crores, if my maths is right, 6,000 square feet, 8,000 रुपया per square, 8,000 square स्क्वायर feet, फीट 6000 से, हाँ, तो 4.8 करोड़ मेरे को इमीडिएटली देना पड़ेगा. करेक्ट. इसमें रिस्क क्या है? रिस्क आप देखिए, आप अगर इन्वेस्टर हो तो आपने बेसिक स्टडी करके रखा है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट हो जाएगा. जो भी आपको चाहिए वो डॉक्यूमेंटेशन इन टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स वगैरह वो हो जाएंगे. आपका रिस्क सिर्फ यही है कि कल डेवलपर बनाया ही नहीं या ये है, तो आप राइट चीज़ें स्टडी करके उसके अप्रूवल्स वगैरह बेसिक वगैरह सब स्टडी करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं उस केस में. बट कैन आई नेगोशिएट दिस डाउन टू से 70%? कि मैं आपको 4.8 करोड़ का, समझो 5 करोड़ का मेरे को उनको देने का कमिटमेंट, ठीक है, तो मैं 5 करोड़ के बदले 70% देता हूँ, बाकी 30% एट द टाइम ऑफ पोजेशन दूंगा. ऐसा कर सकता हूँ? You can negotiate. That is not a see. That depends on how desperate the developer is in terms of whatever his funding requirements are. But if the developer is desperate, that means I should worry. Not necessarily. एक स्टार्टअप फाउंडर आता है, बोल रहा है कि मेरा प्रोडक्ट बस लॉन्च ही हो रहा है, लेकिन मेरे को अभी एक इमीडिएटली 2 करोड़ की ज़रूरत है, लेकिन मैं ज़्यादा इक्विटी देने को तैयार हूँ. तो क्या है, अभी इन्वेस्टर उस समय ये नहीं सोचेगा कि ये लॉन्च ही नहीं होगा या क्या है. वो उतना डेस्परेट है अभी फिलहाल. उसने देखो, डेवलपर अगर किसी इन्वेस्टर को जाने के पहले उसने लैंड खरीदने के लिए पैसा लगाया है, कॉर्पोरेशन से सैंक्शन लगाने के लिए पैसा लगाया है, वैसी चीज़ फेल हो जाए तो वो तो कल सड़क पे ही आएगा. बराबर. राइट. सो इट्स नॉट नेसेसरीली ऑल द टाइम्स. No, that is a valid point. I agree with you on that. Okay. तो मेरे को आपसे एडवाइस लेना है. मैंने पुणे में ब्रोकरेज फर्म चालू किया, ठीक है. आई फेल्ड मिजरेबली. ओके. बहुत मेहनत किया. मेरा फोकस था ऑन वॉल्यूम एज कंपेयर टू लग्जरी. नाउ आई वर्क विद सम ऑफ द टॉप डेवलपर्स, बट पूरा सेल्स टीम को मैंने पुल बैक कर दिया. आपने बोला है कि 90% ऑफ योर बिजनेस सेल्स happens through channel partners and through brokers. अभी मेरे लिए आपको क्या एडवाइस होना चाहिए for people like me, brokers? What would be a proper sales strategy and the mindset जो एक ब्रोकर को लेना चाहिए to truly succeed and keep on leading in Pune's competitive real estate market? So I remember see, Pune now is overcrowded with channel partners. Okay. There was a time when clients were more and channel partners were less. Now it is exactly opposite. There are more channel partners than clients. And to any CP firm, मेरे पास बहुत सारे channel partner firms आते हैं, and I evaluate them as a friend and as a mentor कि तुम करोगे कि नहीं. So पहले तो if you are a team of less than 10 10 or less, then you should see that you are ideally making average one person is making 1.5 booking a month. यानी 10 लोगों में आपकी 15 बुकिंग अगर हो रही है तो ही आपका कैश फ्लो का गेम बैठेगा पुणे में, बिकॉज थोड़ा सा कैश फ्लो लंबा है कंपेयर टू अदर मार्केट्स लाइक गुड़गांव और बॉम्बे. When you say cash flow, यानी ब्रोकरेज रिलीज होने का टाइम. हाँ, ब्रोकरेज आपके जेब में, आपके अकाउंट में पैसे, आपको आज पगार चलानी है, आज आपको मार्केटिंग करनी है, बच्चों को साइट पे भेजना है, सब कुछ करना है, आपका खर्चा चालू है कंटिन्यूसली, लेकिन वो बुकिंग का पैसा आते आते आपके जेब में 6 महीने होने वाले हैं. ओके. तो आज आपका खर्चा चालू हो गया, उसका पैसा आपको मिलेगा 6 महीने बाद. तो मिनिमम आपका 1.5 टाइम्स, यानी एक बंदे ने 1.5 बुकिंग देनी चाहिए. The reason is Pune still, unlike Bombay, the ticket size काफ़ी जगहों पे कम है. तो आज भी पुणे में एवरेज 2 BHK 70-75 lakhs का है, तो आपको ब्रोकरेज 2% 3% बन के भी 2-2.5 लाख रुपया ही आना है हाथ में. और अभी कॉस्ट जो है, जो मार्केटिंग की कॉस्ट है, जैसे हम कैक कहते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, आपकी लीड की जो कॉस्ट है, लीड की कॉस्ट बढ़ गई है बहुत ज़्यादा. तो आप मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हो और आपको ये है. So again, Pune still has an approach ke you hire your junior guys at not more than 30,000 per month and as a salary incentivize them nicely. 30,000 में किसी का घर नहीं चलता Pune में. What should be the incentivization plan? I have seen the channel CP firms जिन्होंने बहुत अच्छा किया है.
वो अपने ब्रोकरेज का 10% भी देते हैं एज इंसेंटिव्स। यानी अगर एक ब्रोकरेज पे उसको 2.5 लाख ब्रोकरेज आ रही है, उसका 10% 25,000 भी पर यूनिट उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, बट उनकी सैलरीज कम होती हैं यूजुअली। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ मार्केट पुणे इज डेफिनेटली। दूसरा, मैनी पीपल जो CP फर्म्स हैं, एज यू सेड दैट आई फोकस्ड ऑन टॉप डेवलपर्स एंड ऑल, यूजुअली वहाँ पे ऐसा चलता है कि यू वर्क विद 1 or 2 टॉप जो आप सिलेक्ट करो, जिस हिसाब से आपको लीड्स आ रही हैं, जिस प्रकार के आपके पास क्लाइंट्स हैं, उसी पे फोकस करके वो फोकस प्रोजेक्ट अगर आप बेच रहे हो और चर्न हो रहा है तो ठीक है। यू विल लूज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन गोइंग फ्रॉम शोइंग दैट सेम क्लाइंट 10। आपको एक मेंटालिटी ये रहती है कि अरे यार लीड तो आ गई है, साइट विजिट तो हो गई है, इसको दिखाऊं कहीं ना कहीं तो ब्रोकरेज बन जाएगा। यू आर लूजिंग ऑन टाइम एंड मोर कस्टमर्स दैट वे। आप अगर 2 प्रोजेक्ट पकड़ते हो कि ये आसपास के ये 2 प्रोजेक्ट्स है, इसी पे फोकस करूंगा क्योंकि मेरी लीड्स ऐसे आ रही हैं, उन्हीं को ये 2 प्रोजेक्ट दिखा दो, पसंद आ रहा है ठीक है सर, इसके अलावा मेरे पास नहीं, लेट हिम गो विद सम अदर ब्रोकर। यू विल बी एबल टू चर्न मोर क्लाइंट्स एंड क्लोज मोर क्लाइंट्स दैट। वो एक माइंडसेट होता है। तो आप बोल रहे हो कि एक ब्रोकर को फोकस डेवलपर के प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम करना चाहिए, करेक्ट। नंबर 1। सेकेंडली, अगर क्लाइंट कुछ बोलता है कि मेरे को ये प्रोजेक्ट नहीं पसंद है, आप मुझे और दिखाओ, तो उसको जाने देने का। हाँ, ये स्ट्रैटेजी आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी पूना में एटलीस्ट। पर इसके लिए आपको कितने लीड्स जनरेट करने पड़ेंगे तब जाके क्लोजर होगा, और ये 1.5 टाइम्स जो आप बोल रहे हो वो अचीव करे? क्योंकि अगर कोई बंदा, अगर मैं ब्रोकरेज फर्म खोला, 10 जन को रखा, 30,000 रुपया सैलरी पे, तो 3 लाख रुपया मेरा बेयर मिनिमम, करेक्ट, प्लस उसका मेरे को रखना पड़ेगा ऑफिस स्पेस, 50,000 रुपया रेंट बेयर मिनिमम, तो 3.5 लाख रुपया मेरा फिक्स कॉस्ट है, प्लस मार्केटिंग है, हर महीने उनको लीड्स नहीं देंगे तो लाख रुपया मिनिमम, तो 5 लाख रुपया मोटा मोटी किधर गया? किधर है ही खर्चा। तो कितना हम लोग को एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए एक सिंगल प्रोजेक्ट में टू मेक इट फीजिबल, So I'll tell you. and be in a position to say no to the client कि भाई हम आपको कुछ नहीं दिखा सकते। और So good channel partner firms who are making money in Pune, they have a calendar of launches. So ये उनको पता है कि जनवरी में मैं ये लॉन्च करूँगा, इस डेवलपर के साथ रहूँगा, तो ये 45 डेज का पीरियड मैं इस डेवलपर के साथ हूँ इसके लॉन्च में। एंड यूजुअली जो फर्म्स दैट आर मेकिंग मनी, वो सिर्फ लॉन्च पे फोकस करके सस्टेनेंस में डेवलपर के साथ टुकु टुकु कर खेलते रहते हैं। ओके, दे आर ओनली ऑन द लॉन्च साइड, लॉन्च पे अच्छा माल बेचते हैं, निकल जाते हैं फिर, बिकॉज लॉन्च में डेवलपर खुद एडवर्टाइजिंग कर रहा है तो थोड़ी अवेयरनेस बढ़ती है, अवेयरनेस से उनका डिजिटल सर्च बढ़ता है, कंज्यूमर का डिजिटल सर्च बढ़ा तो इनको लीड गिरती है, लीड गिरी तो इनको साइट विजिट्स एंड बुकिंग्स गिरते हैं। सो यूजुअली आई सी गुड फर्म्स विथ 10 people or less will focus on 5 to 6 launches a year and they make their money out of that automatically. And फिर जब launches नहीं है, that is the time they're doing sustenance. Okay. Now, what would you tell to the channel partner from a developer's aspect, जहाँ clients आपसे सब information तो ले लेते हैं और directly चले जाते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर? ऐसा बहुत होता है। मैं हैदराबाद में रिसेंटली था और उधर एक Q&A किया था, where the platform was open. I was one of the speakers on a panel. The same question was asked regularly. It's a pain point for all brokers, including me, even till date. ऐसा सिचुएशन को कैसे हम मैनेज कर सके जहां हम लोग से पूरा इंफॉर्मेशन लेके क्लाइंट डायरेक्टली डेवलपर के पास जाता है? कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये, और कैसे इसका एक फ्रॉम बोथ एस्पेक्ट, डेवलपर एज वेल एज ब्रोकर एस्पेक्ट से एक मिलन कैसे कर सके इसका? सो इसको हमको ना एक दूसरी इंडस्ट्री का एग्जांपल लेके इसको देखना पड़ेगा। सो देयर इज अनदर इंडस्ट्री कॉल्ड द फार्मेसी इंडस्ट्री। ओके, डॉक्टर किसी पर्टिकुलर चीज़ को रेकमेंड करता है, मेडिसिन को, वो डेटा फार्मेसी तक कैसे जाता है कि इसी डॉक्टर ने रेकमेंड किया? डॉक्टर हर एक पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन तो डॉक्टर देखता नहीं है। सो दे हैव फॉर्मुलेटेड a process through which that if you are part of that ecosystem, you will get your cuts automatically. Again, whether that is right or wrong is very different from a pharmacy language, because वहाँ पे तो सिर्फ recommendation का पैसा, यहाँ तो मेहनत है पूरी CP की। So पहली चीज़ तो मैं डेवलपर को कुछ एक फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, because if you come from if I see my angle से मैं देखूँ, पहले जब CP मार्केट था ही नहीं,
मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था माल बेचना, बिकॉज मैं सिर्फ एडवर्टाइजिंग पे बेचता था। तो मैंने डिजिटल कर लिया, प्रिंट कर लिया, आउटडोर कर लिया, सब कुछ कर लिया, उससे मैंने माल बेचा। अब उस समय मुझे आज अगर 500 यूनिट है तो डेवलपर का मेंटालिटी क्या है, एक बंदा 50 यूनिट बेचेगा तो मेरे को 10 लोग रखने हैं। अब डेवलपर का मेंटालिटी शिफ्ट हो गया है लॉन्च में। आज टुडे आई हैव अ प्रोजेक्ट विच हैज 540 अपार्टमेंट्स एंड स्टिल आई हैव ओनली 6 पीपल इन सेल्स। Okay. Why? Because I have 200 channel partners working for me. So what happens as a developer? My team is lean. My fixed costs are lean. मेरे को ये 6 लोगों को ही सैलरी और इंसेंटिव्स देने हैं। जब मेरे को वेलोसिटी चाहिए, जब मेरे को माल बेचना है, तो सारे चैनल पार्टनर्स आते हैं। अब चैनल पार्टनर्स आते हैं तो वो फ्लैट दिखाते हैं, मेरे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हैं। फिर जब कस्टमर को मेरे टीम के साथ आखिरी क्लोजर करना है, वो तभी आ रहे हैं। तो मेरा कॉस्ट मेरे सैलरी कॉस्ट में बच गया, मेरा एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बच गया, मेरा मार्केटिंग कॉस्ट बच गया। तो डेवलपर्स को ये लॉन्ग टर्म अपना इकोनॉमिक्स को कहीं ना कहीं इवैल्यूएट करके अपने मार्केटिंग स्पेंड सबको चेक करेंगे ना, तो इट्स अ वेरी नाइस मॉडल फ्रॉम अ कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। सो दैट इज वन जो डेवलपर को समझना पड़ेगा। टू अंडरस्टैंड टुडे आई हैव कस्टमर्स हु कंस्टेंटली आस्क मी, सर अगर मैं डायरेक्ट आऊँ तो मेरे को कुछ बेनिफिट मिलेगा। तो डेवलपर साइड से तो बेनिफिट है ही नहीं। अब वो क्या करेंगे, फिर वो चैनल पार्टनर को पूछेंगे, मेरे को आपको ब्रोकरेज मिल रहा है, मुझे 1 लाख रुपया कैशबैक दे दो, किकबैक कर दो। आई अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। अ चैनल पार्टनर इज निगोशिएटिंग ऑन योर बिहाफ ऑल्सो। सी आई हैव अ वेरी क्लियर एग्जाम्पल। मेरे पास मेरी लिस्ट प्राइस है, वो एग्जाम्पल वो एक फ्लैट 1 करोड़ का है। बिकॉज एक चैनल पार्टनर मुझे एक मिनिमम कमिटमेंट देता है कि सर इस लॉन्च में मैं आपके 10 यूनिट बेच दूंगा, लेकिन मुझे प्राइस 95 की देना, मैं उसको खुशी खुशी देता हूं। तो आपको एक्चुअली बेटर प्राइस मिल रही है चैनल पार्टनर के वजह से, क्योंकि क्यों, वो मेरे होलसेल में माल खरीद रहा है मेरा। ही इज साइनिंग अप दैट ही विल सेल 10 यूनिट्स फॉर मी, सो आई हैव गिवन हिम अ स्पेशल प्राइस। So a channel partner is actually helping you reduce that price for you because he is giving velocity commitment to the developer. So in fact, when you're talking to a channel partner, one of the best ways for a customer to evaluate or qualify a channel partner is आप उस developer के साथ कितने साल से काम कर रहे हो, आपने उनके कितने यूनिट्स बेचे हैं, क्या आप उनके प्रिफर्ड पार्टनर हो कि नहीं। दीज शुड बी द क्वेश्चंस ऑफ द कस्टमर्स टू द चैनल पार्टनर, रादर देन मैं डायरेक्ट चला जाऊं तो मेरे को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। Because a CP, a broker who has worked with the developer for 3 years, 5 years, he knows more about that. Rather than जो आजकल immediately अभी आज से काम करना चालू किया, he will still get better price. Most important, he'll still get better inventory because he has direct access to my inventory. कितनी बार आप डेवलपर के पास चले जाओ, मुझे पता है कि ये मेरे प्रीमियम यूनिट्स हैं, कोई डायरेक्ट कस्टमर आ रहा है या कोई एक रिटेल कस्टमर है, तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, सर ये इसका पैसा प्राइस इतना ही है, नहीं तो नहीं मिलेगा, या ये है। बट विथ सीपीस मेरा PLC चार्जेस जो इसको होते हैं, प्रिफर्ड लोकेशन चार्जेस जिसको हम कहते हैं, वो कुछ भी लागू नहीं होता है लॉन्च में, बिकॉज उसने मेरे से वॉल्यूम का कमिटमेंट लिया है। तो एक अच्छी इन्वेंट्री शायद एक CP को मिलेगी बिकॉज ही इज बल्क बाइंग ऑन योर बिहाफ। सो इट इज ऑलवेज मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस विथ हिम दैट वे। But my question, I understand what you're trying to say कि भाई एक बायर को सेंस बनता है एक प्रिफर्ड चैनल पार्टनर के साथ पार्टनर करके लेने का, लाइक उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के आगे बढ़ने का। पर इसमें मेरे पास 2 फॉलोअप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इट स्टिल डजंट आंसर कि हम लोग ने सब एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद में भी अगर कोई क्लाइंट डायरेक्टली जाता है तो उसको कैसे, चैनल पार्टनर को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? नंबर 1, इज देयर अ वे? ओके, एंड इफ देयर इज अ वे देन व्हाट इज दैट वे? नंबर 1। सेकेंड एस्पेक्ट, आपने बोला कि चैनल पार्टनर बल्क बुकिंग का एक कमिटमेंट देता है, तो 1 रुपए की चीज उसको 95 में मिलती है, ठीक है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 95 लाख में मिलती है। अभी इसमें क्या करते हैं कोई चैनल पार्टनर्स, वो 5 लाख का जो डिफरेंस रहता है ना, वो अपने जेब में डालते हैं, ठीक है। और आपने कैशबैक और किकबैक का बोला, और वो क्लाइंट को 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 1 लाख रुपया जितना भी है, बोलते हैं कि हम 1% आपको रिटर्न देंगे। ये फॉर द ब्रोकर कम्युनिटी ऑल्सो मेरे को सही नहीं लगता है। बट वॉट वुड योर एडवाइस बी फॉर दैट ब्रोकर who does something like this? Would you prefer that broker to give the full discount to the buyer or keep that margin for himself and play around with it a little bit? Because these are 2 things. First concept was pro broker, now this is against broker. correct. So first of all, as a developer, we don't have a policy of that margin to him. We have a policy of preferred pricing to him.
सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, एक कस्टमर मेरे सेल्स टीम के साथ बैठा है और वो बोलता है 1 करोड़ की चीज़ है, कस्टमर 90 में मांग रहा है, मेरी टीम 99 बोल रही है, ऐसे घूम के तो हमने जो डिस्काउंट का मेरा फाइनल डिस्काउंट है मैंने उसको डायरेक्ट बता दिया है। लेने का लो, नहीं लेने का छोड़ दो भाई। करेक्ट। सो इट्स नॉट दैट, इट्स ये 5 लाख उसका मार्जिन नहीं है, ठीक है। Okay. सो इट्स जस्ट अ प्रिफर्ड प्राइस फॉर हिम, जो नेगोशिएशन मेरी टीम करेगी। आई एम गिविंग यू दैट अथॉरिटी एंड पावर टू नेगोशिएट ऑन माई बिहाफ In advance. हाँ, in advance, so that you have that free hand to close the client. Okay. So that is what, and I'm still missing what was the other question in line with that. The question is, the first question was कि How does a developer, or sorry, how the minimize the risk on the broker when, in spite of explaining to the client that you are benefited by going through me rather than going directly to the developer, yet they still go to the developer. correct. So इसको minimize कैसे करें? so basically technology helps us a lot in this. So we have the right system. So one of the things is आजकल brokers करते हैं, we have something called as the pre-scheduled meeting form. Basically Pre-scheduled meeting form. So basically हाँ form. So what जिसको tagging बोलते हैं. हाँ, जिसको टैगिंग बोलते हैं. सो इट्स एन ऑनलाइन फॉर्म. अगर एक ब्रोकर कहता है कि मैं एक क्लाइंट को लेके आने वाला हूँ, तो वो पहले से ही फॉर्म भर देता है. हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है कि ही हैज़ द राइट टू चूज द सेल्स पर्सन. सो मेरे फॉर्म में ड्रॉप डाउन है कि उसको कौन से सेल्स पर्सन, चैनल पार्टनर को कौन से सेल्स पर्सन को देना है वो टैगिंग. ही हैज़ द अथॉरिटी बिकॉज that person should be able to service him nicely. Okay, so he fills that. So then automatically वो lead मेरे system में है. System में lead automatically tagging हो गई है, numbers masked हैं. ये सारी चीज़ें होने के बाद we have associations in Pune which are very strong in terms of this. So we have a 90-day tagging period. So very nice. हाँ, so अगर एक broker के साथ आता है 90 days तक that lead is of the broker. Subject to renewal on the 89th day if he says the lead is still alive. Okay, so it gets renewed automatically. For that he has to drop one message from the client का कोई screenshot या email भिजवा दे client से. So lead tagging periods are locked nicely so that it doesn't go. काफ़ी बार यही होता है कि एक ब्रोकर ने सब कुछ समझा दिया लेकिन दूसरा सिर्फ उसको बोलता है मैं कैशबैक दूंगा, इस वजह से वो उसके पास चला जाता है. तो वी हैव वेरी क्लियर, उसको भी पता है कि 90 दिन तक तो ये बुकिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि उसके पास टैगिंग है. 90 दिन क्लाइंट रुकेगा नहीं. सो दैट लीड टैगिंग पीरियड हेल्प्स. एंड उसके अलावा कभी कोई क्लाइंट कहता भी है कि सर हमको ब्रोकर नहीं चाहिए, तो हम उस समय उस ब्रोकर को रिक्वेस्ट करते हैं आप बाहर बैठो, हमारा सेल्स टीम देख लेगा, लेकिन लीड आपके पास टैग्ड है, बाकी हम देख लेंगे. So basically you are protecting the broker even if the client says कि भाई मेरे को broker involved नहीं चाहिए. Yes, because first is the respect for his efforts. Second is my hidden agenda is that he is the one who will be selling for me. He is the one who will go and do a face-to-face meeting, because a lot of our brokers will first do face-to-face meeting with the client because हमारे ticket size थोड़ा usually ज़्यादा है market से, because we sell slight luxury there. So they will explain, qualify the lead and then get them to our site. Now imagine the amount of time to market जिसको कहते हैं, जो डील क्लोजर का जो मेरा टाइम है. कस्टमर ने 90% चीज़ें घर पे समझ ली है, सिर्फ वो लोकेशन देखने आ रहा है, सैम्पल फ्लैट देख के फील लेना चाहता है, अब वो डिसीजन ले रहा है. तो मेरे पास हाईएस्ट सिंगल विजिट या स्पॉट बुकिंग जिसको कहते हैं वो हाईएस्ट होती है. उस वजह से काम रेडी करके आम पका के आपके सामने बिठाते हैं. हाँ, तो परोस देते हैं हम लोग ब्रोकर लोग सर. तो मैंगो शेक भी तो उनको ही पिला रहे हैं ना. That's good. That's a good analogy. You are truly a marketing man, my friend. I want to get into your background a little bit before you got into the developer community. आपने मेरे को briefly बताया कि आप marketing में थे. You were running a company. I want you to talk a little bit about what did you do in marketing, your path from marketing head of a company to the developer community, and आपने दोनों साइड देखा है. आपने प्रिंट मीडिया भी देखा है, आपने डिजिटल मीडिया भी देखा है. तो मेरे को आपके साइड से, आपका 12 साल का एक्सपीरियंस है, ये कैसे आपकी जर्नी रही है फ्रॉम मार्केटिंग टू द डेवलपर कम्युनिटी. हाउ हैज दिस कम टू फ्रूएशन टुडे? सो वो कहा जाता है ना कि क्रिएटिव पीपल आर द मोस्ट इमोशनल पीपल एंड दे कैन sense well and judge well and understand well.
So because I was running a creative agency, I started a creative agency where I was naturally Pune में you will land your first client as a real estate developer because इतने developers हैं और हर एक को कुछ ना कुछ creative काम लगता ही रहता है. So and with my friend circle and all, I also landed one first client was a real estate client. What year were you? This was 2008. So you started in 2008. 8, yeah. And this went on till 22. 13 years in fact. Okay, so 2008 से 2022 तक आप marketing कर रहे थे. I was a marketing agency, pure ad agency, digital agency, pure marketing agency. क्या नाम था कंपनी का? So I used to run an agency called Bright Brain. It still exists. My partner handles it, but he doesn't do real estate. Okay. He is from South Bombay, so he handles everything from Bombay. Local boy. So he has a lot of education clients and all right now, but so beauty was that time. Interestingly, see marketing ने हमने ना हर मौसम देख लिया था उस टाइम पे. So एक ज़माना था 2008 से 2011-12 का, उस समय प्रिंट का मौसम था. What is प्रिंट का मौसम? बहुत सिंपल फॉर्मूला था हमारा कि अच्छे अच्छे मीडिया हाउसेस को पकड़ो, जो पूना के बेस्ट मीडिया हाउसेस हैं, पब्लिकेशंस हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उनको हम उस टाइम पे कहते थे कि ये तो हाफ जैकेट सेल हो जाएगा. अभी व्हाट इज हाफ जैकेट सेल इज न्यूज़पेपर का पूरा पेज को जैकेट बोलते हैं, यानी जो 4 पेज मतलब 2 बड़े पेजेस फ्रंट बैक फैला के पूरा जो होता है फैला उसको जैकेट बोलते हैं. और हाफ जैकेट यानी फ्रंट साइड और उसका बैक साइड हाफ जैकेट. तो हम अच्छे जो बेस्ट पब्लिकेशन है उसका हाफ जैकेट ऐड ले लो. जिस दिन सुबह लॉन्च है, टिपिकली एक सैटरडे सुबह लॉन्च करो और सैटरडे को सुबह हाफ जैकेट ऐड ले लो. वो आती थी करीबन 40-50 लाख का सबसे बेस्ट न्यूज़पेपर का. 2008 से 2011 तक. हाँ. ओके. तो ये 40-45 लाख रुपए में अगर आप मेन इशू का ले रहे हो. फिर उन्होंने बिजनेस के हिसाब से सप्लीमेंट इशूज़ ये वो सब करना चालू कर दिया. तो उसका एक ऐड ले लो. सैटरडे सुबह 11 बजे पूजा रखो, सेल्स ऑफिस की ओपनिंग कर लो, उसी दिन रेडियो एड्स चालू करो और उसी दिन बिलबोर्ड्स लगाओ. और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, ये आपका डिड यू नो बन सकता है कि पूना में पीसीएमसी जो एरिया है, पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एशिया की सबसे ज्यादा होर्डिंग्स पिंपरी चिंचवड़ में है. क्या बात कर रहे हैं? एशिया की सबसे ज्यादा होर्डिंग्स. नंबर्स हैं आपके पास? नंबर्स नहीं है मेरे पास, बट जब मैं एजेंसी था और मैं होर्डिंग्स लेता था तब वो सर्वे आया था और ऐसे ही बेचता था कि एशिया की सबसे ज्यादा होर्डिंग्स पिंपरी चिंचवड़ में है, जिसमें 75 to 80% होर्डिंग्स रियल एस्टेट है. ब्रिलियंट. हाँ, तो उस समय यही फॉर्मूला था. 50 होर्डिंग लगा लो, रेडियो ऐड दे दो, प्रिंट ऐड दे दो. प्रिंट इम्पैक्ट देता था, होर्डिंग सस्टेनेंस देता था और रेडियो रिकॉल देता था कि मैंने वही होर्डिंग देखी, वही पेपर देखा, कार चला रहा हूँ तो उसका रिकॉल आ रहा था. तो सारे मार्केटिंग के फंडे क्लियर हो जाते थे उसमें. तो होता क्या था, सुबह ऐड दिया साइट पे, सुबह सुबह उसी दिन 150-200 विजिट्स हो जाती थी डेवलपर के पास. और फिर सैटरडे हुआ, संडे हुआ, ऐसे करके करके 2 हफ्तों में डेवलपर जितना उसको लॉन्च पे बेचना है उसका 50-60 तक का माल बेचता था. और वो एवरेज 2 से 2.5 करोड़ रुपया तो मिनिमम लॉन्च के एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करता था, जिसे डायरेक्ट मार्केटिंग कहते हैं. दिस इज इन द फर्स्ट वीकेंड. दिस इंक्लूड्स ऑल 3 फॉर्म्स जो आपने बोला, रेडियो, प्रिंट, आउटडोर. ओके. हाँ, उसके अलावा फिर ब्रोशर प्रिंटिंग हो गया आपका, बाकी सब चीज़ें, साइट पे इवेंट हो गए, आरजेएस को बुला लिया, ये कर लिया. सो इट्स पूरा वो 2-2.5 करोड़ रुपया तो हैप्पीली उसी लॉन्च 2008 से 2011-12 के बीच में इतना ये खर्चा होता ही था. फिर वो मौसम चला काफ़ी टाइम. फिर 2012-13 से थोड़ा थोड़ा प्रिंट कम होने लग गया, ये कम होने लग गया, रेडियो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा. बाय द टाइम वी रीच 2018-19 वी वर नॉट डूइंग हाफ जैकेट एड्स और प्रिंट एड्स नहीं कर रहे थे, बिकॉज देन डिजिटल टुक ओवर. एंड आई रिमेंबर माई फर्स्ट एड जो मैंने डिजिटल पे चलाई थी फेसबुक में. ऐसा मज़ा आया था उस टाइम पे. मेटा नाम नहीं था उनका, फेसबुक ही नाम होता था. और ऐसा था कि हमने ऐड चलाई, रात को 9 बजे ऐड चला दी, 9:30 बजे पहली लीड आ गई और नेक्स्ट डे सुबह तक हमारे पास 100 लीड्स पड़ी हैं. तब ना क्रिएटिव की क्वालिटी देखता था फेसबुक, ना क्या आप कंटेंट डाल रहे हो. तब एडवर्टाइजर्स ही कम थे उतने, तो कुछ भी भंगार सा क्रिएटिव डाल दो, आपको लीड आनी ही है. ओके. और लीड आने चालू हो गई, डेवलपर्स को कॉल्स आने चालू हो गए, उनके प्री सेल्स ने कॉल करना चालू कर दिया. तो वो होता था जो 40-50 लाख प्रिंट मीडिया पे एक दिन में खर्चा हो रहा था, अब इससे वो महीने का 4-5 लाख है, वो बजट 10 महीने चला सकता था क्लाइंट. वाओ. और उसको कंटिन्यूसली
लीड्स आ रहे थे, बिजनेस क्लोज हो रहा था, डिजिटल मीडिया ने टेक ओवर कर लिया था, बट ये सिर्फ फेसबुक था? फेसबुक और गूगल एड्स अच्छा, दोनों को मिला के? दोनों को मिला के, ठीक है। क्योंकि गूगल एड्स भी उस समय देखिए पूना अगेन हिंजवड़ी आईटी पार्क, खरड़ी आईटी पार्क, तो गूगल सर्चेस बहुत थे, लोग कंटिन्यूसली लीड, Tech savvy थे हाँ लोग। टेक savvy थे, तो जनरेट होते थे, तो ये अच्छा खासा चलने लगा उस समय. सो पीपल देन स्टार्टेड देयर फोकस, शिफ्टेड देयर फोकस टुवर्ड्स डिजिटल मीडिया, डेवलपर्स स्पेसिफिकली के डिजिटल पे खर्चा करते हैं. अब होने क्या लगा, सब डिजिटल पे आने लगे. जैसे ही सब डिजिटल पे आने लगे, तो पहले आपको याद होगा फेसबुक में जब आप पर्सनल अकाउंट स्क्रॉल करते थे तो होता क्या था, आपको पहले 8 या 9 आपको आपके फ्रेंड्स के फोटोज दिखते थे, फिर एक ऐड दिखती थी, फिर वो कम होते गया, फिर आपको 6 फोटो दिख रहे, एक ऐड दिख रही, फिर 3 फोटो दिख रहे, एक ऐड दिख रही है, और बाद में तो अभी ऐसा होने लगा, एक फोटो एक ऐड, एक फोटो एक ऐड. सो द क्लटर स्टार्टेड ग्रोइंग. अब किसी भी कम्युनिकेशन या एडवर्टाइजिंग में जब क्लटर बढ़ता है, देन मैसेज बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट. तो आपका क्रिएटिव कितना अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन, आपका वैल्यू प्रोपोजिशन, फिर सब उस पर फोकस करने लगे. तो जो अच्छा क्रिएटिव डालता था, अच्छा वैल्यू देता था, उसका रिजल्ट ज़्यादा आते थे, लीड ज़्यादा आते थे. अब उसी टाइम पे 2016, 17, 18 में, बिकॉज डिजिटल अडॉप्शन, द एंट्री बैरियर वॉज ईजी, प्रिंट की तरह 50 लाख एक साथ नहीं खर्चा होना था. A lot of channel partners started doing digital advertising. उन्होंने भी मीडिया पे खर्चा किया. डेवलपर 5 लाख खर्चा करता था तो वो 50,000 खर्चा करते थे. एंड देन स्लोली चैनल पार्टनर्स ऑल्सो स्टार्टेड पिकिंग अप, क्योंकि वो डिजिटल में कर सकते थे, लीड जनरेट करके क्वालिफाई करवा सकते थे. और फिर एक समय आया उसके बाद 20, 21, 22 के बाद, जब वीडियो ने टेक ओवर किया, इंस्टाग्राम ने टेक ओवर किया के वीडियोस. एंड टुडे इफ़ योर वीडियो इज़ नॉट ऑफ दैट लेवल, तो आपको लीड्स जनरेट ही नहीं होंगे. आई रिमेंबर गेटिंग अ कॉस्ट पर लीड ऑन अ फेसबुक एड एट 2 rupees, 3 rupees, एंड टुडे फॉर दैट सेम लीड आई पे अराउंड 1200 rupees. 2 rupees to 1200 rupees. ये 2016 से 2022, 6 साल में. हाँ 2 रुपया से 1200 रुपया. बिकॉज आप एडवर्टाइजर्स नहीं थे. दूसरा, तब प्रॉपर्टी की वैल्यू, आज भी देखिए टिकट साइज पे आपका लीड का कॉस्ट पर लीड होता है. तब अगर 40 लाख का कोई अपार्टमेंट का आज भी ऐड निकालूं तो वो शायद 100-200 में आ भी जाए. लेकिन आज अपार्टमेंट के प्राइजेस बढ़ गए हैं, तो 1 करोड़ के ऊपर की लीड की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होती है. एडवर्टाइजर्स बढ़ गए हैं और कस्टमर होशियार हो गए, वो एक लीड 4 जगह भरता ही है. हाँ. वो ताकि उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए. तो वो जो लीड का मेरा कन्वर्जन था वो भी कम होता है. सी एज ए मेट्रिक, आई यूज टू गिव मेट्रिक्स टू डेवलपर्स व्हेन आई वाज रनिंग एन एजेंसी. वी यूज टू से कॉस्ट पर लीड, दैट इज CPL. उसके बाद कॉस्ट पर विजिट, CPV, कि आपका पर, तो एक लीड आती थी उस समय 10-12 रुपए में, और कॉस्ट पर विजिट होती थी 1200-1300 रुपए की. यानी उतने लीड्स पे कॉल कर करके उसको साइट पे लाने का खर्चा 1200 है. और कॉस्ट पर एक्विजिशन, CPA, होता था उस समय 60-70 हज़ार रुपए का. ओ माय गॉड. यानी उतना खर्चा. आज वही खर्चा एज ए डेवलपर, आप कोई भी मैथ्स लगा लो, कोई भी दुनिया का कोई भी डेवलपर हो, मैं मैथ्स लगा लो, पूना मार्केट की बात कर रहा हूँ, आपका इन हाउस कॉस्ट पर एक्विजिशन 1.25 लाख से 1.5 लाख के नीचे नहीं है डिजिटल लीड का. तो लेट मी ब्रेक दिस डाउन. 1200 रुपए में एक बार ऐड दिखती है, एक लीड आती है 1200 रुपए. 1200, तो आप 10 बार दिखाओ, ठीक है. 10 लीड आई. नहीं, लेट्स ब्रेक दिस डाउन इनटू अ वेरी सिंपल मैनर. कितनी बार मेरे को दिखाना पड़ता है मेरा ऐड तो एक लीड मिलता है? सो दैट इज, आप CPM में जा रहे हैं, कॉस्ट पर इंप्रेशन में जा रहे हैं. नहीं, पर स्टार्ट तो उससे ही होता है ना. बट इट इज इररिलेवेंट फॉर मी. चलो ठीक है. so मेरे को 1200 रुपए में एक लीड मिलता है. लीड आई, भले वो एक बार गए या 1000 बार गए या 10,000 बार गए, उससे मेरे को फर्क नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता है. पैसा तभी देना पड़ता है जब कोई मैसेज करता है. हाँ, जिसने आपका फॉर्म भरा है, ठीक है, आपकी इंक्वायरी फॉर्म भरी, ठीक है. तो वो 1200 रुपए में मेरे को एक क्लाइंट आता है जिससे मेरे को फोन नंबर और नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलता है. ऐसे करीबन 10 क्लाइंट आए आपके पास तो 12,000, तो एक साइट विजिट होगी, जो उसको बोलते हैं कॉस्ट पर विजिट, यानी हुआ 12,000 रुपया. 12,000 रुपया, ठीक है. और उसके बाद ऐसे करीबन 10 क्लाइंट आए, हाँ,
तो आपकी एक बुकिंग होगी तो 12,000 इंटू 10 तो 1,20,000 रुपया एवरेज आपका डिजिटल कॉस्ट पर एक्विजिशन है इफ योर टिकट साइजेस इन द रेंज ऑफ 80 lakhs to 1.2 crores. बट ये 1,20,000 का जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जो बोल रहे हैं वो बुकिंग है, बुकिंग कंफर्म्ड क्लाइंट के ये मेरे को बुकिंग दे रहा है, पैसा दे रहा है, टोकन दे रहा है, साइन कर रहा है कि ये मेरे से लेगा, नो कैंसिलेशन. ठीक है, ये एवरेजेस हैं 1,200 रुपए से 1,20,000 रुपए तक. अब मुझे वही ब्रोकर बिना एडवर्टाइजिंग किए, बिना साइट विजिट के, या मेरी टीम कंटिन्यूस कॉल कर करके आओ 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 करके अगर उसको लेके आ रही है और उसके बाद ब्रोकर 1.5 लाख रुपए लेके जाता है ब्रोकरेज उस पे, तो ऐसे डेवलपर मेरे लिए क्या सस्ता है? मेक सेंस मैन. और डेवलपर के लिए, ब्रोकर के लिए वो क्यों परवड़ता है? क्योंकि अगर मैं ऐड करता हूं तो मैं सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट बेच सकता हूं, लेकिन जब आप लीड जनरेट करते हो आपके पास चॉइस है उसको 2 या 3 प्रॉपर्टीज में कहीं भी बिठाने का, तो आपका लीड ऑप्टिमाइजेशन इज मच बेटर देन अ डेवलपर. And then you can get into reference, you can get into a lot of other things with him, then you can optimize that cost. So I know channel partners in Pune spending 50-60 lakhs a month on digital advertising, closing 200 bookings a month with that kind of advertising spent. I can name people That is brilliant. that way. Let's shift this conversation now. 1,20,000 रुपया, 60,000 रुपया, जितना भी है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, इसको जीरो पे कैसे लेके आ सकते हैं? कल अगर कोको कोला डिसाइड करे which is 65 to 75% of their cost of a bottle that we drink is advertising, if they decide that we will not do it, then it won't work. So this is part and parcel of the business. Advertising has to be there. iPhone if stops advertising, then we won't buy iPhone again. So how much should a developer, now coming to the developer aspect, how much should a developer assign his entire project's budget towards marketing? Okay. So I'll tell you what we achieve. Okay. And I think so. So there are 2-3 types of marketing cost. One is direct marketing, which is outdoor, print, digital. जो भी आप खर्चा कर रहे हो लीड जनरेट करने के लिए, मेरे को उसका डिवीजन भी बताओ. हाँ. So basically कितना परसेंटेज आउटडोर, ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड ऑल द अदर फॉर्म्स? So एक समझो एक टिपिकल 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है. ठीक है. आइडियली मेरा ओवरऑल मार्केटिंग बजट विच इंक्लूड्स माई सेल्स ऑफिस, उसको बनाने का खर्चा, मेरा सारा CP पे आउट, मेरा पूरा सेल्स टीम का सैलरी, उसके इंसेंटिव्स, और मेरा पूरा डायरेक्ट मार्केटिंग का खर्चा इज टिपिकली इन द रेंज ऑफ 6 to 7%. ओके. तो ये हो गया 30 से 35 करोड़ रुपया. अब 30 से 35 करोड़ में मैंने 5 करोड़ रुपया तो जाता ही है अच्छे से अच्छा ऑफिस बनाने में, मतलब ठीक ठीक ऑफिस भी अच्छा बना, जो हमारे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो हमने सेल्स ऑफिस बनाया उसको 5 करोड़ रुपया खर्चा लगे गया. अब एवरेज 500 करोड़ में से मेरा 400 करोड़ का माल बिकता है CPs के थ्रू, तो मेरा CPs को पेमेंट गया कम से कम उसमें से 15 करोड़ रुपए. तो कितना हो गया मेरा? 20 करोड़ रुपया गया. ऑलमोस्ट 5 करोड़ ऑफिस पे गया, 15 करोड़ इधर गया, 20 करोड़ इधर चला गया. अब मेरे पास बचा है 10 से 15 करोड़ रुपए के बीच में. उसमें टिपिकली मेरा जो मार्केटिंग बजट होगा वो 5 से 7 करोड़ के बीच में होगा, क्योंकि मीडिया उतना एक्सपेंसिव है. एंड अंडरस्टैंड आई हैव टू डू दिस मार्केटिंग ओवर 5 years. सो आई, हाँ, मतलब प्रोजेक्ट ऐसा नहीं ना लॉन्च पे सब बेच दिया, बंद कर दिया, नहीं. यू हैव टू स्टिल कीप डूइंग, बिकॉज कुछ कुछ माल बचता ही है, प्लस ब्रांड को जिंदा रखना है तो थोड़ा तो एडवर्टाइजिंग लगता ही है. सो एवरेज आउटडोर में मेरा साल का 1.5 से 2 करोड़ रुपया जाएगा ही जाएगा, किसी का भी जाएगा हु इज डूइंग गुड. एंड ये मैं एक्चुअली जो डेवलपर्स मार्केटिंग करते हैं वो शायद बोलेंगे साला तू कम बता रहा है फिगर, हमारा तो ज्यादा जाता है. ठीक है. सो आई एम जस्ट बीइंग वेरी, मतलब बोलते हैं ना रियलिस्टिक, मतलब थोड़ा हाँ कंजर्वेटिव फिगर बता रहा हूँ, ताकि कुछ लोग इससे ज्यादा करते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं कर रहे. तो उनको लगता है कि ये एवरेज 6%, 60% पकड़ के चलना चाहिए. उसमें डायरेक्ट मार्केटिंग में आपका 1.5 से 2% जाता ही है. यानी 500 करोड़ के प्रोजेक्ट में 1.5 से 2%, यानी 7 से 10 करोड़ रुपए आपके जाएंगे ही जाएंगे. ओके. बट व्हाट डेवलपर्स आर डूइंग इट रॉन्ग इज दे आर फोकसिंग ऑन डायरेक्ट सेलिंग ऑफ दिस थिंग. यानी वो क्या कर रहे हैं, वो एडवर्टाइजिंग को डायरेक्ट मेट्रिक से मैप करते हैं कि मेरे को धंधा कितना आया. द आइडिया इज डेवलपर्स शुड ओनली फोकस ऑन ब्रांडिंग. जब आप आईफोन की एड देख रहे हो, दे आर नॉट सेलिंग यू आईफोन, दे आर जस्ट शोइंग यू आईफोन.
that it is there. उसमें call to action नहीं है कि ये store पे जाके left right लेके इतना खरीदो इतना discount मिलेगा. They're not doing that. They're just positioning iPhone as a premium brand, and good developers who are only focusing on positioning, like India's top developers, if you look at Godrej and all, Lodas is a very good example of just brand positioning. They're only positioning that we are a great developers. They're not forcing you. Yeah. So developers who can take this and spend that money on branding nicely, rest channel partners will do the job for you. So leave the branding and the marketing to the developer and the sales to the channel partners. Makes a lot of sense. The future is here. Okay. Now, fast forward 2025. This is the generation of influencers. This is the generation of your, reels and your videos and your whatever shorts and so on and so forth. How much role can the individual influencer play in the developer community's marketing aspect, and should they play a role? How is this decided? What is the mind frame of the developer at this point of time? Thinking from both the marketing as well as the developer aspect, आज का और future का mentality क्या है, मेरे को वो समझना है आपसे. So I'll tell you what the general trend of the market is. It's a very fixed formula. Hire a hot influencer. I'm sorry to use this Hot word. does it define hot, sir? Somebody looking very good, Pretty, handsome. हाँ, face, nice face, and उसको sample flat में घुमाओ. Okay. और अपना फ्लैट बहुत दिखाओगे बहुत बढ़िया है, और उसको फिर लीड जनरेट करो उसकी इंस्टाग्राम पे, उसको कॉल करो, ये करो. This is happening right now. नहीं, but this is something which you saying this influencer, the good looking influencer, आप उनको अपने लिए हायर कर रहे हो कि उनके इंस्टाग्राम पे डालने के लिए बोल रहे हो? Both ways. So a smart marketer would tell them to use their channel for advertising. You'll get better quality leads and at half the price, if rather than running it on your channel, because that's how the algorithms work. But not all influencers agree to it. So people who agree, we do it through them. So that's a smarter way. But what is happening is this is still, again, the moment you start focusing on lead generation, you focus, आप scale कितना करोगे? See, example, imagine if I can generate 100 leads a day, I need to have dedicated 4 telecallers for that. To manage those 4 telecallers, I need a head for that telecaller. Then I need a CRM system to manage that leads flow and automatically. So what happens is you decide if you want to do it everything in-house or keep your team lean. Okay. So if you want to keep your team lean, you only use influencers for branding. Like for one example, we hired one influencer and we didn't hire her for selling our product or something like that. So what we do is we value our customers very, very, very well. And Ganesh festival is very important in Pune particularly. So we did one event in Pune where हमारा project launch हुआ था, 250 फ्लैट बिक गए थे. तो हमने उस project में 250 गणपतियाँ लगाई थी हर एक फ्लैट नंबर के साथ. कि it's a good gathering time, 9 days of Diwali, गणपति sorry. You come to us, आपका फ्लैट नंबर का गणपति है, अपने गणपति का पूजा करो, इस बहाने अपने पड़ोसी के मिलो, देखो पड़ोस में कौन है, ये है. एंड हमने कम्युनिटी बिल्डिंग की थी उस समय. सो 9 दिन हर एक आया, अपनी गणपति को पूजा कर रहा है, मेरे फ्लैट नंबर की गणपति, बच्चों का इमोशनल अटैचमेंट हो गया. एंड ऑल ऑफ दिस, एंड फॉर अस इट वाज, वी हैड मतलब एक दिन महाप्रसाद रखा, ये वो. सो इट वाज प्योरली ऑन कम्युनिटी बिल्डिंग विद अगले. उस समय हमने इन्फ्लुएंसर बुलाया और इन्फ्लुएंसर से वो कम्युनिटी बिल्डिंग को मार्केट करवाया रादर देन अपना फ्लैट मार्केट कराने से. सो यू बिल्ड अ ब्रांड. सो व्हेन यू फोकस ऑन telling the world what kind of a company you are will make a lot more better sense than rather than ये मेरा फ्लैट है, खरीदो आज डिस्काउंट है, ये. It won't work in real estate. So thinking from the developer aspect now, is there resistance coming from like this? आप marketing के लिए सोचो और आप developer के हिसाब से सोचो. What would you like to tell the other developers who are maybe on the fence thinking about using influencer marketing, whether they should use it? If they want to use it, how should they use it? So the problem is with the industry. As we all know, 70% of residential or commercial real estate is still unorganized. When I was an agency, 70-80% of my clients never had a marketing manager. Okay. So they were like लाला businessman, मेरा project है, मैं है, ये sales वाले है, और sales वाला ही marketing के inputs देता है. और सेल्स वाला ये बोलता है सर लीड क्वालिटी खराब आ रहा है, ये आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा है. सो द पॉइंट इज
तो अगर वैसे वाले हैं तो उनको तो ना इन्फ्लुएंसर समझेगा ना ये समझेगा, वो क्या बोलेंगे, एक सोल सेलिंग कंपनी है, एक मैंडेट कंपनी को पकड़ लो, उनसे माल बेचा, उनको इतना टका दिया, मैं फ्री हो गया, वही मेरा सीपी मैनेज करे, वही सब कुछ मैनेज करे. बट ब्रांड्स हु अंडरस्टैंड दिस एंड हु अंडरस्टैंड के द पावर ऑफ ब्रांडिंग, they should invest and are already investing. Many of them are already doing that. How are Through they doing? influencers. Through influencers. Run me through one scenario, na. So See, I run through this on a regular basis. I see a lot of resistance when they come. पहले तो मेरा प्राइस सुन के डर जाते हैं वो लोग हाँ. कि भाई ये why is he charging so much? For what? एक वीडियो बनाने का इतना पैसा थोड़ी लगता है. तो अब मैं हर एक आदमी को, मेरे में कैपेसिटी नहीं है समझाने को कि क्या वैल्यू है. मार्केटिंग इंडिविजुअल के हिसाब से डेवलपर का डिजिटल स्ट्रैटेजी व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? So there are 3 stages every developer is today. One is an early adopter जो इन्फ्लुएंसर बहुत सालों से यूज़ कर चुका है, उनके लिए अलग से बताता हूँ. एक है दूसरा जो ट्रेंड के साथ चलता है, सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी कर रहा हूँ, और एक तीसरे हैं जिन्होंने आज तक किया ही नहीं है. तो जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज़ शुरू करो, बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर. लोग कंटेंट कंज्यूम वैसे कर रहे हैं, तो आप अगर उनको वैसे कंटेंट दे नहीं रहे हो जैसे वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका मैसेज ही नहीं जा रहा है. जो रेगुलरली करते रहते हैं इन्फ्लुएंसर्स के साथ, उनको फोकस करना है अपने मैसेज पे. प्रॉब्लम क्या है, मैसेज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है. जो वही इन्फ्लुएंसर आ रहा है वही सब फ्लैट दिखा रहा है. हर प्रोडक्ट का कुछ तो यूनिक प्रोपोजिशन है, उसकी पोजिशनिंग है. अब आपका ध्यान, बिकॉज अगर आप रेगुलरली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो तो आपका ध्यान होना चाहिए पोजिशनिंग पे, कि आपका सबका पोजिशनिंग, हर इन्फ्लुएंसर आपकी पोजिशनिंग वही बात करे. और आप प्रो हो जो बहुत ही कर रहे हो, मैसेजिंग पे भी ध्यान दे रहे हो, आपकी पोजिशनिंग भी इन्फ्लुएंसर बढ़िया कर रहा है, सब कुछ कर रहा है. आई विल गिव यू $1 million एडवाइस वेयर द वर्ल्ड इज गोइंग. द वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्रांड्स आर गोइंग लाइक द वे यू हैव योर सेलिब्रिटी एम्बेसडर्स. जैसे आप कोई प्रोडक्ट के लिए करीना कपूर एम्बेसडर बन गई, इसके लिए ये एम्बेसडर बन गया. द वर्ल्ड इज मूविंग टूवर्ड्स इन्फ्लुएंसर एम्बेसडर्स. सो दे साइन अप एज एन एक्सक्लूसिव विद वन इन्फ्लुएंसर, that you become my brand ambassador, influencer ambassador for this project, and that one person is taking the entire customer journey. वो स्टार्ट में बेच भी रहा है, वो प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर रहा है, डेवलपर की भी ब्रांडिंग कर रहा है, कंस्ट्रक्शन अपडेट्स भी दे रहा है, टिल द टाइम ही इज विद द पोजीशन तक वो उनके साथ है. सो व्हाट हैपेंस इज योर कस्टमर कनेक्ट बहुत सॉलिड हो जाता है उस इन्फ्लुएंसर के वजह से आपके ब्रांड का. सो इट्स $1 million एडवाइस इफ एनी डेवलपर टुडे कैन पिक अप एज एन इन्फ्लुएंसर एम्बेसडर, कि ये ही इन्फ्लुएंसर होगा विच विल बी फ्रॉम स्टार्ट टिल पोजीशन, यही मेरा मार्केटिंग कम्युनिकेशन, यही मेरा फेस होगा, ही विल सी अमेजिंग रिजल्ट्स. Okay. How would you recommend the developers to identify? ये तीनों टियर में आपने बोला कि एक लेवल होता है डेवलपर का जो यूज कर रहे हैं इन्फ्लुएंसर के लिए. अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डेवलपर्स के लिए, उनको पता नहीं है. तो कैसे इन्फ्लुएंसर को आइडेंटिफाई करें और उसको कैसे एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस करके इंडिविजुअल तक लेके आए? व्हाट शुड बी देयर इन्फ्लुएंसर स्ट्रैटेजी इन चूजिंग? Okay, so I have a very simple formula of 10-3-1 in this. Marketing is all about experiments. Okay, so you will never be able to come to 1 till the time you have gone through 10. So start with whatever understanding, knowledge you have, because there is no fixed model for this. You have 10 influencers के साथ रील बनवाओ, उनके पोस्टिंग करो, उस पर बजट लगेगा. लेकिन एड एजेंसीज का भी ऐसे ही चलता है ना, पहले कोई भी हर एड कैंपेन सक्सेसफुल नहीं होता. दैट्स व्हाई दे कीप चेंजिंग एड कैंपेन्स ना. सो यू गो विद 10 इन्फ्लुएंसर्स, वर्क विद देम एंड सबके रील्स डालो. उसके में से टॉप 3 पे मैक्सिमम ट्रैक्शन आपके इंस्टा पेज पे, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कौन से टॉप 3 इन्फ्लुएंसर्स ने आपको दिया है ट्रैक्शन, उससे आपका रीच बढ़ा है, उनके शेयर्स बढ़े हैं, लाइक्स बढ़े हैं, कमेंट्स बढ़े हैं, वो मेजर करो. और उन 3 में से फिर इंटरव्यू करके जो आपके ब्रांड पर्सनैलिटी से मैक्सिमम आइडेंटिफाई करता है, उसके एक के साथ साइन अप करो. देयर इज नो अदर वे कि मैंने डायरेक्ट एक फाइनल कर लिया. इट मे और मे नॉट वर्क एंड देन यू विल कीप एक्सपेरिमेंटिंग ऑल योर लाइफ. सो व्हाट वी डू इज एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, व्हेन वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट, एक साथ जो हमारे 7-8 इन्फ्लुएंसर्स हैं सबको बोलते हैं रील बनाओ, और फिर सबके पोस्ट करते जाते हैं. जिसने अच्छा रीच दिया उसमें से टॉप 3 को सिलेक्ट करते हैं. उस टॉप 3 में से जो हमारे कमर्शियल टर्म्स में, उनके शूट डेट से और बाकी हमारे ब्रांड अलाइनमेंट में जो बैठते हैं उसके साथ आगे बढ़ते हैं. तो ये जो 10 इन्फ्लुएंसर आप बोलते हैं, कौन से नीशेस में से पकड़ने चाहिए?
सो आपका प्रोडक्ट पोजिशनिंग कैसा है उस पे है. सो एग्जांपल मेरा प्रोडक्ट पोजिशनिंग लग्जरी का है, तो मैं जनरली लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स को ज़्यादा लेता हूँ रादर देन रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स, बिकॉज आई वांट टू टेल माय वर्ल्ड दैट वे. If you are a township kind of a project, example, if you're a gated community township है 100 एकड़ वगैरह की, then you should always go for a very known face to the world. So जो real estate influencer है जिसके followers ज़्यादा हैं, ऐसी बहुत सारी. Again, one of the problems, Ravi, in the industry is there are very few real estate influencers in India. They are growing up. You are one of the top of, आप सबसे बड़े हो उसमें शायद, लेकिन अभी ये नंबर और बढ़ना चाहिए. जितना नंबर बढ़ेगा और इन्फ्लुएंसर्स आएंगे इसमें, तो मार्केट और मैच्योर होगा. तो रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स बढ़ाने के लिए कैसे उनको बढ़ाना चाहिए, कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए, एंड व्हाट शुड बी द मैसेज एंड व्हाट शुड बी द थिंग दैट दे शुड बी टॉकिंग अबाउट? सो वन ऑफ द बेस्ट वेज, सी देयर आज जो भी रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स हैं इंडिया में, they're mostly channel partners themselves, and they started with an intention of lead generation कि मेरा organic leads generate हो जाएंगे, फिर मैं close करूँगा. What the market needs now is people who are not channel partners. They are using, अभी जैसे lifestyle में कोई मतलब वो नहीं होते ना brokers, या कोई intention of sell नहीं होता है उनका, they are just using it. So we need more people who are outside the channel partner industry, who can collaborate with channel partners or developers, so that they can talk about lifestyle around. What we are missing today is because real estate influencers who are channel partners are shooting or producing content with the objective of getting organic leads. They are only focusing around that. कि ये लोकेशन है, आजू यहाँ बाजू में ये है, इसके ये है, इसका प्राइस ये है. सो द कंटेंट का जो ब्रेथ है ना, वो थोड़ा सा लिमिटेड हो गया है. सो व्हाट द वर्ल्ड नीड्स इज बहुत सारे एस्पेक्ट्स, एंगल्स, कम्युनिटीज़, ये वो सारी चीज़ें. कोई रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर जाए और एक प्रोजेक्ट लैंड हो रहा है और उसके बाजू वाली सोसाइटी में जाके किसी का इंटरव्यू लेके, सर आसपास कैसा है, आपको मज़ा आता है क्या, वर्ल्ड अब ऐसा कंटेंट देखना चाहता है. एक रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर जाए और नियरेस्ट कोई स्कूल में जाए और पूछा आपके बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी एरिया से बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है. अब जो घर होम बायर है वो ऐसा कंटेंट देखना चाहता है कि अरे ये प्रोजेक्ट है, इसके बाजू में ये स्कूल है, यहाँ पे इस लेवल के बच्चे हैं, ये हो रहा है. अब उनको घर के जो टूर्स है वो सब देख रहे हैं और सब दे रहे हैं, लेकिन जिनको अलग करना है वो ऐसे करेंगे तो और बेटर कंटेंट होगा. तो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि एरिया का जो यूएसपीज है उसके बारे में बात करो, गो टू स्पेसिफिक सर्टेन एरियाज. See, real estate influencers are able, real estate itself is a very specific niche. Lifestyle, मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, बोलते हैं कि सर मेरे को समझ में ही नहीं आता घर खरीदने का कैसे. तो वो लोग का रियल एस्टेट कंटेंट बनाना तो बात ही अलग है. वो लोग दे जस्ट रीगर्जिटेट द सेम स्क्रिप्ट, जो किसी ने बोला, डेवलपर ने बोला, बस वही उगल देते हैं. करेक्ट है. तो आप बोल रहे हो कि ये लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स को जाके थोड़ा नीश. मैं लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स की बात इसमें नहीं कर रहा था, मैंने उदाहरण लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स का दिया कि वो लोग बिना बेचे भी कुछ तो बना रहे हैं ना. तो अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे जो मैं अभी बताऊं, एक बहुत अच्छा सिविल इंजीनियर एक इन्फ्लुएंसर बन सकता है इस इंडस्ट्री का, कि उसने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा है, उसको कंस्ट्रक्शन समझता है, उसको ड्रेनेज समझता है, उसको प्लम्बिंग समझता है, उसको इलेक्ट्रिकल समझता है, उसको आरसीसी समझता है. अब लोग ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं. कोई ऐसा बंदा जो सिर्फ आसपास के एरिया को अच्छा बताए, वैसा कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं. कोई फाइनेंस का एस्पेक्ट से बताएगा, ये ईएमआईस का पूरा कॉन्सेप्ट कैसा होता है एक फ्लैट में, वैसा कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं लोग. So do you want them to talk about more on an education, more about understanding the area, not just a specific project, show unit का इधर उधर का मत दिखा, ये बेडरूम, ये बाथरूम, ये ऐसा है. रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स में जो कंटेंट का डिमांड है वो ज़्यादा ब्रेथ का है. अभी कस्टमर्स को सुनना है, यानी डिमांड है, अब सप्लाई कम है. तो जो भी बंदा नया रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर है, ये कंटेंट प्रोड्यूस करेगा तो वो उसकी डिमांड को मीट करेगा और वो आगे जाएगा. उसको come as an expert of the area, come as an expert of the field. करेक्ट. Okay. Sir, finally, what advice would you give to new real estate sales professionals aiming to build an impactful career in a competitive market? आपने ही बोला कि भरे पड़े हैं ब्रोकर्स अभी पुणे मार्केट में, क्लाइंट्स कम है, ब्रोकर ज़्यादा है. तो आप इन रियल एस्टेट एजेंट्स को जो नए हैं, जो मार्केट में आना चाहते हैं, उनको क्या एडवाइस देने वाले, सो दैट दे आर देयर फॉर द लॉन्ग टर्म? ये एडवाइस पसंद नहीं आएगी, बट दवाई कड़वी है तो खानी पड़ेगी.
पहला एडवाइस नारायण मूर्ति वाला एडवाइस है कि 70 घंटे काम करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा हुआ है, जो अभी जो आ रहे हैं, दो प्रकार के लोग नए आ रहे हैं। एक है बाय चांस आगे कहीं कुछ नहीं मिला तो रियल एस्टेट कर लिया क्योंकि यहाँ जॉब था, तो उनको वो डेप्थ है नहीं। अच्छा, दूसरा डेप्थ है नहीं तो वो एफर्ट देने का एटीट्यूड है नहीं। तो ये एक चीज़ वो है कि उतना एफर्ट डालना ही पड़ेगा। और जो सक्सेसफुल लोग मैंने देखे हैं इस इंडस्ट्री में, मतलब मैं एक 26 या 27 साल के लड़के को जानता हूँ जो रियल एस्टेट फ्रेश फ्रॉम एक बैंक में लोन का काम करता था, वहाँ से छोड़ के उसने रियल एस्टेट का काम चालू किया। और पहले अकेला किया, फिर 5 लोगों की टीम, आज ओवरऑल 350-400 लोगों की टीम संभालता है। 32 साल का लड़का हो चुका है। अब वो 6 महीने या 8 महीने पहले खुद की लैम्बोर्गिनी खरीदी, और वो बंदा आज भी मैं देखता हूँ 12 से 14 घंटे एवरीडे काम करता है। कौन सी लैम्बोर्गिनी खरीदी इसने? लैम्बोर्गिनी उरुस खरीदी है। कितने करोड़ की गाड़ी है सर ये? 4.5-5 करोड़ की खरीदी उसने गाड़ी, और 300-400 लोगों की टीम चलाता है पूना में। तो फ्यूचर है अभी भी सर, रियल एस्टेट में ही पैसा है। मैं एजेंसी छोड़ के रियल एस्टेट में आया क्योंकि उधर पैसा नहीं बन रहा था, इसलिए इधर पैसा बन रहा है। तो पैसा बनाना है तो ये लाइन है। दूसरा, सक्सेसफुल होने के लिए प्रॉब्लम ये है कि आप मेहनत के अलावा एक्चुअली और कुछ नहीं करना है। यानी क्या है, देखिए रियल एस्टेट में सबसे बड़ा गैप क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा है। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, कस्टमर को कैसे भी चिपकाने के लिए मैक्सिमम दुनिया झूठ बोल रही है, ठीक है, कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रही है, मिस इन्फॉर्मेशन दे रही है। अब ऑलरेडी कचरा इतना है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना आपको, अगर एक हॉल में गया जहां पे 100 लोग हैं और 100 के 100 लोग गंदे हैं, उन्होंने नहाया नहीं, बहुत दिनों से बदबू आ रही है, सब कुछ आ रहा है, और उसमें एक फ्रेश आदमी आता है जिसने अच्छी क्रिस्प शर्ट पहनी है, परफ्यूम लगाई है, उसको ढूंढने में टाइम ही नहीं जाएगा ना। तो ऑलरेडी कचरा बहुत है। अगर आपको सक्सीड होना है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, आज का क्लाइंट ये सुनना चाहता है कि सॉरी आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दिस बट आई विल गेट बैक टू यू, ही विल अप्रिशिएट यू मोर रादर देन हाँ सर हो जाएगा। एंड ओनली इफ यू डू दिस यू विल सक्सीड इन दिस इंडस्ट्री। ऑलराइट, आई थिंक ये पॉडकास्ट के लिए तो काफ़ी हम लोग ने इंफॉर्मेशन दे दी है ऑडियंस के लिए। आई वुड लव टू हैव यू अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग दिस टाइम जी। वो कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन होता है। मैनिफेस्टेशन एक चीज़ होती है कि आप अट्रैक्ट करते हो। तो मैं आपके इंस्टा पे रील्स, यूट्यूब पे शॉर्ट्स और वीडियोस देखता आया था। लकीली कहीं आपसे बॉम्बे में एक मॉल में मुलाकात हुई, फिर उसके बाद ये, तो आप मेरी मैनिफेस्टेशन देखा, आपके पॉडकास्ट पे आया एक बार तो मैं लगूंगा कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में। तो आज मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you for coming. Thank you for sharing all this information. Thank you so much. I hope to see you very soon, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you.